Assalamualaikum. So today we are going to start a new chapter, a new topic, which is chemotherapy. कीमोथेरेपी की काफ़ी ज़्यादा वेटेज है आपके सिलेबस में, और कीमोथेरेपी इज़ अ टॉपिक जो वाकई कहता है कि फार्माकोलॉजी रट्टा है, बट इसमें भी रट्टा ज़रूर है। नाम चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, मतलब चीज़ें आपको थोड़े मेमोनिक्स बनाने पड़ेंगे, बट इसमें भी बहुत सी चीज़ें इंटरेस्टिंग भी है। ये आपको थोड़ा सा डॉक्टर डॉक्टर वाली फीलिंग और ज़्यादा देगी, क्योंकि इसमें है आप लोगों ने डिफरेंट ड्रग्स पढ़नी होती है, जैसे एंटी बैक्टीरियल्स होती हैं, बैक्टीरिया के जो आपको कॉमन इन्फेक्शन होती है, आप पता है एंटीबायोटिक्स खाते हो, पाकिस्तानी तो बंटियां समझ के एंटीबायोटिक्स खाते हैं। तो आप लोग आज ये पढ़ोगे कि वो एंटीबायोटिक्स किस तरह एक्ट करती हैं, और जो यहाँ पे होता है वाइड्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपको एंटीबायोटिक देते ही नहीं है, वहाँ पे आपकी मरने वाली हालत हो जाए फिर जाके वो एंटीबायोटिक देते हैं, बिकॉज उनको पता है कि इसकी रेजिस्टेंस अगर होगी तो फिर इधर आप रिपोर्ट्स देखें तो हर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हुए होते हैं लोग। तो अगर सब एंटीबायोटिक से लोग रेजिस्टेंट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली डेथ रेशियो विल इंक्रीज एट वन स्टेज। हॉस्पिटल में जब वो जाएंगे, हॉस्पिटल वाली कोई उनको इन्फेक्शन हो जाए तो वो रेजिस्टेंट होगी पहले से, तो फिर खुदा ना खास्ता अगर किसी बंदे को हॉस्पिटल शिफ्ट होना पड़ता है ड्यू टू सम डिजीज इन लेटर टाइम, जब अपनी वो आगे एज पे पहुंचेगा, तो अगर रेजिस्टेंट हुई ड्रग्स तो वो कैसे एक्ट करेंगी, एक्ट ही नहीं कर सकती। तो फिर वो बैक्टीरिया उसको कहाँ पे लेके जाएगा, वो उसको अल्लाह के पास ले जाएगा। सही हो गया। इस वजह से याद रखने के एंटीबायोटिक्स वैसे ही नहीं लेते। तो उसके अलावा एंटीबायोटिक्स इज मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। उसके अलावा फिर आगे आ जाती है एंटी फंगल, एंटी वायरल, इनका एक एक चैप्टर है, और ये बस नॉर्मल है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। इसमें बहुत सी चीज़ें छोड़नी होती है और लाइक वियर्ड सी हैं, क्योंकि प्रॉपर इनकी मेडिकेशंस खासतौर पे जो एंटी वायरल्स है, एंटी वायरल काफ़ी अजीब लिखी होंगी बुक पे, और एंटी कैंसर्स, और बहुत सिलेक्टिव करनी होती है और आपका कवर हो जाता है, और बच्चे वो सिलेक्टिव भी नहीं करते, बट वो सिलेक्टिव करवाई भी जाएंगी और आप लोगों ने सिलेक्टिव करनी भी है कि अच्छे मार्क्स अगर लेने हैं वहां से पेपर तो थोड़ा बहुत तो आना ही है, लाइक आधा एमसीक्यू और एक दो तीन एमसीक्यू आने हैं, लेकिन वो बड़े पक्के एमसीक्यू होते हैं और बड़े पक्के एससीक्यू होते हैं कि आते ही उसमें से है। तो वैसे वो चैप्टर्स बहुत एक्सटेंसिव है, बट वो वाला स्पेसिफिक पार्ट जो कर लो अगर, तो फिर आपका पेपर जरूर सॉल्व हो जाता है वो वाले पार्ट का। आज हम देखेंगे बीटा लैक्टेम्स। आज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स देखनी, ये क्या करती है, एक बैक्टीरिया के सेल वॉल को इनहिबिट करती है, सेल वॉल की फॉर्मेशन को। ह्यूमन सेल में सेल वॉल होती है, ह्यूमन सेल में सेल वॉल होती है कि नहीं होती? आपके सेल में सेल वॉल है? नो, वी डोंट हैव सेल वॉल। लेकिन जो बीटा लैक्टेम्स होते हैं ये किस पे एक्ट करते हैं, तो ये सेल वॉल पे एक्ट करते हैं स्पेसिफिकली, और ये फिर यानी बैक्टीरिया के ही स्पेसिफिक बन जाएंगे। तो इन्होंने सेल वॉल पे एक्ट करना है, और सेल वॉल पे एक्ट करके इन्होंने क्या करवाना है, इन्होंने जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, पेप्टिडोग्लाइकेन आपको पता है बैक्टीरियल सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, सो इसने पेप्टिडोग्लाइकेन की सिंथेसिस को स्टॉप करना है, इट विल इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकेन। तो पेप्टिडोग्लाइकेन किसी भी घर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, मतलब एक घर कैसे मेंटेन रहता है, अगर उसकी चार दीवारी हो तो वो सेफ होता है। तो बैक्टीरिया की चार दीवारी क्या है, बैक्टीरिया की चार दीवारी है उसकी सेल वॉल। तो अगर तो सेल वॉल में कोई मसला आ गया, सेल वॉल डैमेज हो गई, तो वी कैन किल द बैक्टीरिया। तो यही स्ट्रेटजी बीटा लैक्टम में अपनानी है। बैक्टीरिया किससे सस्पेक्टेबल हो गया, अगर उसकी चार दीवारी टूट गई, अगर उसकी सेल वॉल टूट गई, नाउ ही विल डाई। सो बीटा लैक्टम्स में अब डिफरेंट क्लासेस आती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा उस पर मैं फोकस करूंगा, उनके स्पेक्ट्रम्स में करवाऊंगा, उनके मैं मॉनिक्स करवाऊंगा। जो बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है, जो कि सेकंड ड्रग या थर्ड ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं, वो अकॉर्डिंगली मैं बताऊंगा कि किस तरह इनके स्पेक्ट्रम आते हैं कि नहीं आते, कैसे करने होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट होती है वो तो आप लोगों ने करने होते हैं, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। खासतौर पे इसमें जो हमने पढ़नी है पेंसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन एंड वैंकोमाइसिन, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम जाते हैं सबसे पहली ड्रग की तरफ। सबसे पहली ड्रग है पेंसिलिन्स। पेंसिलिन जो ड्रग है ना, ये हमारे पास नैरो स्पेक्ट्रम, ये अब हमारे पास ना डिवाइड होती है। डिवाइड कैसे होती है, इनके स्पेक्ट्रम की बेसिस पे। सो व्हाट इज द स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम होता है कि किन बैक्टीरियाज के खिलाफ ये वाली एक्ट कर सकती है मेडिसिन। आपके पास बहुत बैक्टीरिया होते हैं, आपको मैंने कहा था क्लासिफिकेशन एक बार देख लें।
आपके पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, फिर उसके बाद आपके पास एटिपिकल बैक्टीरिया होते हैं जो ना ग्राम नेगेटिव होते हैं ना ग्राम पॉजिटिव होते हैं। इस तरह के आप लोग ग्राम वेरिएबल बैक्टीरिया, डिफरेंट बैक्टीरिया आप लोग के पास होते हैं। बट वो जो बैक्टीरिया हैं सब पे एक ड्रग नहीं एक्ट कर सकती। लाइक वन ड्रग इज स्पेसिफिक फॉर वन बैक्टीरिया। सिर्फ वन बैक्टीरिया नहीं, एक स्पेक्ट्रम होता है। मतलब फॉर एग्जांपल वो इस स्पेक्ट्रम के लिए है, या वो ग्राम पॉजिटिव के लिए है, या वो ग्राम नेगेटिव के लिए है, या कुछ स्पेसिफिक ग्राम पॉजिटिव पे वो एक्ट कर सकती है, या कुछ स्पेसिफिक ग्राम नेगेटिव पे वो एक्ट कर सकती है। जरूरी नहीं होता सब पे एक्ट करे। तो जब भी आपने ड्रग देनी है, पहले आप क्या करोगे? यू विल गो फॉर द स्पेसिफिक ड्रग और यू विल गो फॉर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग। आप कब क्या करोगे? स्पेसिफिक के लिए जाओगे या ब्रॉड स्पेक्ट्रम के लिए जाओगे? नो, यू विल नेवर गो फॉर ब्रॉड स्पेक्ट्रम फर्स्ट, यू विल गो फॉर द स्पेसिफिक वन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम के लिए कब जाओगे? फॉर एग्जाम्पल यू आर एडमिटेड इन हॉस्पिटल इमरजेंसी, उधर नहीं आप टाइम के चेक करो ये ड्रग काम करेगी कि नहीं करेगी, तब आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम के लिए जाते हो। इफ देयर इज एन इमरजेंसी सिचुएशन, तब आप लोग को जाना पड़ेगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम के लिए। अदरवाइज ट्राई टू गो फॉर द स्पेसिफिक वन। लेकिन जो अब न्यू ड्रग्स है, जनरेशन वाइज अब मैं बताने लगा हूँ। अब जनरेशन वाइज जो ड्रग आ रही है ना, तो अब न्यू जनरेशन ड्रग ही यूज होती है। जो पिछली जनरेशन की थी ड्रग, जैसे होता है ना फर्स्ट जनरेशन, अब लैपटॉप होता है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो अच्छे वाला लैपटॉप जो जनरेशन इंक्रीज करती रहती है, इसी तरह ड्रग्स भी इस तरह। लेकिन आप लोग डायरेक्टली ब्रॉड स्पेक्ट्रम के लिए फिर भी नहीं जाते। आप लोगों ने देखना होता है कि वो ड्रग ज्यादा, मतलब उस ब्रॉड स्पेक्ट्रम के लिए जाओगे तो बाद में आपको उस ड्रग का उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी उन बैक्टीरिया के खिलाफ। अच्छा, अब हम देखते हैं नैरो स्पेक्ट्रम आ गई, फिर हमारे पास आ गई पेनिसिलिन रेजिस्टेंट वाइड स्पेक्ट्रम। अब ये किस बेसिस पे डिवाइड हुई है? क्या हमने इसको किस बेसिस पे किया? ये एक आप लफ्ज पढ़ रहे हैं पेंसिलिनेज। पेंसिलिनेज क्या शो कर रहा है आपको? आपको क्या लगता है इस वर्ड का क्या आपको मतलब समझ आ रहा है पेंसिलिनेज का? एज इसको एंजाइम शो कर रहा है कि नहीं? एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स कौन प्रोड्यूस करता है? बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। हमने बैक्टीरिया को पेंसिलिन दे दी, सही हो गया। बैक्टीरिया के पास अगर पेंसिलिनेज एंजाइम हुआ तो क्या करेगा? वो पेंसिलिन को तोड़ देगा। तो वो पेंसिलिन एक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती? अगर बैक्टीरिया के पास ये एंजाइम हुआ तो कभी भी वो वाली मेडिसिन एक्ट नहीं कर सकती। सही हो गया। ये थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को पता होना चाहिए। अब पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट, पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट क्या होंगे? जो पेंसिलिनेज अगर कोई बैक्टीरिया एंजाइम प्रोड्यूस कर भी रहा है, स्टिल पेंसिलिन कैन वर्क ऑन इट, तब पेंसिलिन वर्क कर सकती है। अब हम जाते हैं इसके थोड़े से मैकेनिज्म की तरफ। फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। जो हमने ड्रग ली है उसके साथ जो बॉडी रवैया पेश आता है, जो बॉडी उसके साथ करती है, उसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक। सारी फार्माकोकाइनेटिक इसकी इंपॉर्टेंट नहीं होती। जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो दो लाइनें ऐड किया। आप लोगों ने ना दो ड्रग्स पढ़नी है, नेफिसिलिन एंड एम्पिसिलिन। ये बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होती है। बाकी सारी ड्रग आपके ट्यूबुलर सेक्रीशन होती है किडनी की, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, यानी किडनी से आपकी निकलती है, बहुत एक्सक्रीट होती है। सिर्फ ये जो दो ड्रग्स आप लोगों ने पढ़नी है, हम देखेंगे ये कौन सी क्लास में आती हैं। सिर्फ ये जो दो ड्रग्स पढ़नी है ये बाइल से होती है। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको क्यों पता होना चाहिए? किसी को कोई आइडिया है आपको ये क्यों बात पता होनी चाहिए कि नेफिसिलिन एंड एम्पिसिलिन एक्सक्रीटेड मेनली इन बाइल? ये आपको क्या इंफॉर्मेशन दे सकती है और आपको क्या फ्यूचर में हेल्प कर सकती है? ये आपको ये फ्यूचर में हेल्प कर सकती है इफ अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद द रीनल डिसऑर्डर। सही हो गया। अगर कोई किडनी डिसफंक्शन के साथ आता है तो आप अगर उसको ये ड्रग देते हो तो आपको डोजेज एडजस्ट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? अगर कोई रीनल डिसफंक्शन के साथ आता है आपको इसकी डोज एडजस्ट करनी पड़ेगी? नहीं, देयर इज नो नीड टू एडजस्ट डोज। अगर कोई पेशेंट है आपके पास आता है, उसका डायलिसिस हो रहा है, आप उसको कोई और ड्रग दे रहे हो जो कि इन दो, ये दो नहीं है,
जो किडनी से एक्सक्रीट होती है, आपको उसकी डोजेज एडजस्ट करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली आपको उसकी डोजेज एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो ये आपको इंफॉर्मेशन इससे मिलेगी। तो याद रखना है, ज्यादातर किडनी से जाती है। आप लोगों ने याद वो नहीं करनी जो किडनी से निकलती है, आपने याद वो करनी है जो किडनी से नहीं निकलती, बाकी सारी किडनी से निकलती है। इस तरह आप लोग याद करें, सही हो गया? इस तरह आपको हमेशा याद रहेगी। इसी तरह ना जो फार्माकोकाइनेटिक याद करने का तरीका कीमो में, वैसे तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, जो इंपॉर्टेंट होती है किस तरह याद करनी होती है। अगर कोई ओरली दे रहे हैं ना, आप ओरली वाली ना याद करो, बाकी तो सारी मोस्टली ड्रग आपको पता है ओरली दे देंगे, आप याद करो जो कि ओरल नहीं दे रहे। सही हो गया? इस तरह आप लोग मेडिसिन को याद किया करो, इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स सेक्टर को। एक सेकेंड, तो आप लोग को याद रहेंगे। अच्छा, एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था इसका। एक और आप लोगों ने पढ़नी है, ये ना सपोजिटरी फॉर्म है, बेंजाटाइन पेनिसिलिन जी। बेंजाटाइन पेनिसिलिन जी की हाफ लाइफ है ऑलमोस्ट 14 डेज, यानी ये बहुत ज्यादा हाफ लाइफ है। इसका एक स्पेसिफिक यूज आना है जिसके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से पूछा जाए अगर पेनिसिलिन में सबसे ज्यादा हाफ लाइफ किस मेडिसिन की है, यू विल से बेंजाटाइन पेनिसिलिन, बेंजाथीन पेनिसिलिन जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताऊंगा आगे। इसकी हाफ लाइफ बस याद रखें कि इसकी बहुत ज्यादा हाफ लाइफ है। ये वाइवा क्वेश्चन है, प्रॉफ में पूछा जाता है सबसे ज्यादा हाफ लाइफ किस पेनिसिलिन की, ये नेम लेना है। अब पेनिसिलिन का हम सबसे पहले देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखेंगे, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपको वीडियो दिखाता हूँ, तो वीडियो से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो लेट मी ओपन द वीडियो। पहले मैं वीडियो दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको साथ साथ समझाता हूँ। चलिए, अब मुझे बताएं कि आपको स्क्रीन पे वीडियो शो होगी। जो बेंजाटाइन पेनिसिलिन जी है, सिंपल पेनिसिलिन जी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बेंजाटाइन पेनिसिलिन जी की बात कर रहा हूँ। बेंजाथीन, बेंजाथीन पेनिसिलिन जी कह लो। बेंजाथीन पेनिसिलिन जी की हाफ लाइफ 14 डे है, सिंपल पेनिसिलिन जी की नहीं। ये बात याद रखनी है, स्पेसिफिकली 14 डेज, 14 दिन, 2 हफ्ते। अब ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबसे पहले पेनिसिलिन का देखें। पहले तो हम देखते हैं कि बैक्टीरिया किस तरह होता है। ये जो बार लेयर आ रही है, ये पेप्टिडोग्लाइकन की है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है वो आगे हम देखते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक आउटर मेम्ब्रेन भी होती है, और सेल मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबसे पहले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बिकॉज इट हैज इंपॉर्टेंस हियर, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस आनी है। सो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया में देयर इज एन आउटर मेम्ब्रेन एज वेल। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये जो आपको सामने नजर आ रहा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, क्योंकि इसके आउटर मेम्ब्रेन भी है, अंदर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी है। जी ये सब कुछ लिखा हुआ है, नहीं ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन थिकर होता है एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती ग्राम पॉजिटिव में। तो ये पॉइंट याद रखना, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये देखें जो सेंटर में है ना NAMNAG, ये पेप्टिडोग्लाइकन है बेसिकली। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये यहाँ पे ट्रांसपेप्टाइडेशन होती है। यहाँ ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम होता है, ये पेप्टाइड आपस में जोड़ता है। सही हो गया? ये देखें, ये ट्रांसपेप्टाइडेशन हो रही है, ये आपस में दो को जोड़ रहा है। अब मुझे बताएंगे ट्रांसपेप्टाइडेशन पेप्टिडेशन जो हो रही है, इधर हमें ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, वो डायग्राम में गलती होगी, वो उसमें प्रोबेबली मिस्टेक होगी, मैंने उसको गौर नहीं किया था। मैं वो मेनली क्लासिफिकेशन का था वो करना,
डायग्राम भी मैंने गौर की थी, मैं क्लासिफिकेशन देखी थी तो वो क्लासिफिकेशन अच्छी थी। तो आप लोगों को जो मैं अभी बता रहा हूँ ग्राम नेगेटिव वो वाली इस तरह होता है कि ग्राम नेगेटिव में सेल मेम्ब्रेन होती है, पेप्टिडोग्लाइकन होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, और जो ग्राम पॉजिटिव होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है और बार पेप्टिडोग्लाइकन होता है, देयर इज नो आउटर मेम्ब्रेन। अब मुझे बताएं जो ये ट्रांसपेप्टाइडेशन हो रही है, ये जो 4 नंबर की तरह से एक चेन दूसरी चेन को जोड़ रही है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कि इसको कमजोर करेगी? It will provide the strength or it will make it liable to damage? It will provide the strength. ये ट्रांसपेप्टाइडेशन होती है, ये नॉर्मल मैकेनिज्म होता है, ये ट्रांसपेप्टाइडेशन हो रही है। अब क्या होगा, ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आ रही है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन भी होती है, सेफलोस्पोरिन भी होती है। अब क्या होगा, ये अंदर आएगी सेल के, अब ये सेल के अंदर आ रही हैं, ये उधर ही रुक गई, फिर अंदर आ गई। अब ये अंदर आके साइटोप्लाज्म पे आई है, ये साइटोप्लाज्म पे ये पीबीपी पे बाइंड किया है, ये सबको नजर आ रहा है ना पीबीपी। ये पीबीपी क्या होता है? दिस इज होता है पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, जहां पे पेंसिलिन ने आगे बाइंड करना होता है, इट इज पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन इधर आके आई और एक्टिव हो गई। अब ये इधर अटैच हैं, अभी आगे देखते हैं आगे क्या करती हैं ये अब उधर से उतरी हैं। अब जो ये ट्रांसपेप्टाइडेशन हो रही थी, इन्होंने क्या किया, ट्रांसपेप्टाइडेशन को स्टॉप कर दिया, ये ट्रांसपेप्टाइडेशन को तोड़ दिया, ये ट्रांसपेप्टाइडेशन खत्म, इसकी वजह से पेप्टाइडोग्लिकन का स्ट्रक्चर खत्म। सो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, अगर ट्रांसपेप्टाइडेशन खत्म हो गया और पेप्टिडोग्लाइकन खत्म हो गया, यानी हमने बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ दिया। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। अब देखें, अब बात हो रही है, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस देखने लगे। बात हुई थी कि ये बीटा लैक्टम ट्रांसपेप्टाइडेशन को तोड़ रही थी। देखें, बीटा लैक्टम सेल के अंदर एंटर होगी, सेल के अंदर एंटर होके वो जो सबसे इनर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे पीबीपी पे अटैच होगी, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे, एंड व्हेन इट गेट अटैच टू द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन इट विल गेट एक्टिवेटेड। जब ये एक्टिवेट होगी तो ये क्या करेगी, जो ट्रांसपेप्टाइडेशन है ये उसको स्टॉप करेगी, ये ट्रांसपेप्टाइडेशन को तोड़ देगी, यानी ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं होने देगी, तो पेप्टिडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर टूट जाएगा। तो ये इसका नॉर्मल फंक्शन है। अब मुझे बताया कि नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता लग गया कि ये किस तरह काम करती है, यहां तक मुझे बताया है, ताकि फिर मैं मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस बताता हूँ। तो ये देखिए नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगर हम इस पेंसिलिन को जो अंदर आई थी इसको ही तोड़ दें तो ये एक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती? अगर हम जो पेंसिलिन आई थी उसको तोड़ दें, क्या करेगी फिर? इट कैन नेवर एक्ट। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करते हैं, ये देखिए ये टूट रहा है ना, तो बीटा लैक्टमेज उसको आके तोड़ रहे हैं। ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस कर देते हैं। तो बीटा लैक्टमेज क्या करेगा, इस एंजाइम को तोड़ देगा, तो इस पेंसिलिन को तोड़ देगा, पेंसिलिन जो हमने मेडिसिन दी थी, तो मेडिसिन एक्ट नहीं कर पाएगी। तो यानी इस तरह के केसेस में क्या होगा, ड्रग से रेजिस्टेंस आएगी। अब जो पोरिन स्ट्रक्चर है आपके सामने, पोरिन स्ट्रक्चर बंद हो गया, अब बीटा जो पेंसिलिन है वो अंदर आने की ट्राई कर रही है, बट पेंसिलिन अंदर नहीं आ पाई, सही हो गया। अब पेंसिलिन अगर अंदर नहीं आ पा रही तो व्हाट विल हैपन, ये एक्ट कर सकेगी? अगर पेंसिलिन सेल के अंदर ही नहीं आ रही तो पोरिन स्ट्रक्चर में अगर चेंज हो गया तो वो नहीं कर सकेगी। अब मुझे बताएं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे ये पोरिन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? तो याद रखना है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे ये पोरिन स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होगा, बिकॉज इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देयर इज नो आउटर मेम्ब्रेन। तो हमेशा पूरी जिंदगी याद रखना है, अगर कोई ड्रग का पोरिन स्ट्रक्चर में चेंज की वजह से उसकी रेजिस्टेंस आती है, तो वो इंडिकेट कर रहा होता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उससे रेजिस्टेंस ला रहा है, नॉट ग्राम पॉजिटिव, बिकॉज ग्राम पॉजिटिव में पोरिन स्ट्रक्चर इफेक्ट नहीं करता है। ये सेल वॉल की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखें ये अंदर नहीं आ सकता, ये हमारे पास बंद हो गया पोरिन स्ट्रक्चर, नाउ पेनिसिलिन कैन नॉट एंटर इनटू द सेल। थर्ड चेंज क्या हो सकता है, जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है
ये देखिए, ये पोरिन स्ट्रक्चर जो खुला है ना, ये ग्राम नेगेटिव में सिर्फ प्रेजेंट होता है। जो कह रहे हैं रिपीट कर दें, ये जो पोरिन स्ट्रक्चर है ना, जिधर से एंटर हो रही है पेंसिलिन, ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है। ग्राम पॉजिटिव ये ओपन होता है, ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन होती नहीं है। इस वजह से पोरिन स्ट्रक्चर की अगर कोई चेंजेस आए और वो पोरिन स्ट्रक्चर बंद हो जाए, तो ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये कैपेबिलिटी है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये कैपेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे आके इसने अटैच होके एक्टिव होना था। तो अब अगर हम पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे इसको अटैच ही ना होने जाए, तब भी रेजिस्टेंस हो सकती है कि नहीं हो सकती? अगर हम पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे आके इसने अटैच होना था और इसने एक्टिवेट होना था, अगर हम इसकी एक्टिवेशन ही रोक दें, ये पीवीपी पे आगे बाइंड ही ना हो और एक्टिवेट ही ना हो, तो फिर ये एक्शन कभी भी नहीं कर सकती। तो दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस ड्रग। अब हम आप लोगों को मैंने ये इधर डायग्रामेटिकली दिखा दिया, वीडियो के थ्रू दिखा दिया, मैं जब स्लाइड्स लगाऊंगा तो आपको इजीली समझ आएगा। ये तीन हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होंगे और यही तीन हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस होंगे। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या हुआ, दे एक्ट ऑन द पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। सबसे पहले पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे ये आई, आके पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन कहाँ पे पड़ी हुई थी, ये साइटो जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन थी, इधर थी पीबीपी। पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे आके लगी, एक्टिवेट हुई और ट्रांसपेप्टाइडेशन को खत्म किया। आपको मैंने दिखा दिया किस तरह थोड़ा ट्रांसपेप्टाइडेशन को कैसे करेगा, जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम उसको इनहिबिट कर दिया जिसने ट्रांसपेप्टाइडेशन करवानी थी। और at the end stimulate production of degradative enzymes, autolysins produce करती है। So this is the mechanism of the penicillin. So मेरी आवाज सबको डिस्टॉर्ट हो रही है कि जस्ट एक को मसला आ रहा है? सबको आ रहा है? अब आप लोग को क्लियर हो गया? चलिए अब क्लियर हो गया। अभी भी क्लियर नहीं हुई या आप क्लियर है? काइंडली कंफर्म कर दें आप क्लियर हुई। चलिए आप क्लियर है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमारे पास वही मैकेनिज्म था जो मैंने आपको दिखाया कि पीबीपी के साथ बाइंड किया, इनहिबिट कर दी ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को जिसने ट्रांसपेप्टाइडेशन करवानी थी और स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करवानी थी प्रोटियोग्लाइकन को, और उसके अलावा स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ डिग्रेडेटिव एंजाइम। तो ये एक पाथवे है। पेंसिलिन आया, बाइंड किया पीबीपी के साथ सेल वॉल ऑफ सस्पेक्टेबल बैक्टीरिया, इनहिबिट ट्रांसपेप्टाइडेशन करवाई, प्रिवेंट पेप्टिडोग्लाइकेन सिंथेसिस। तो बस आप लोगों ने यही याद कर लेना, ये आपको आना चाहिए। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होगा तो आपको मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस भी आता होगा। मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस में जो मैंने रेड में चीजें लिखी है, आज की स्लाइड में मैंने ना ब्लू बॉक्सेस बनाए हैं और ब्लैक बॉक्सेस। जो मैंने बॉक्सेस बनाए और रेड में चीजें लिखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग समझ जाना। अब सबसे पहली चीज किस तरह वो मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस कर सकता है और कौन से बैक्टीरिया करते हैं हम वो देखेंगे। बीटा लैक्टेमेज हाइड्रोलाइज द साइक्लिक अमाइड ऑफ बीटा लैक्टेम रिंग्स। यानी जो बीटा लैक्टेम रिंग होता है ना, जो आपकी पेंसिलिन होती है, पेंसिलिन्स, इसमें बीटा लैक्टेम रिंग होता है प्रेजेंट इस ड्रग के अंदर। और बीटा लैक्टेमेज की एबिलिटी होती है कि वो बीटा लैक्टेम रिंग को डैमेज कर सकता है। तो कोई अगर बैक्टीरिया बीटा लैक्टेमेज की प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे, इट मींस इट कैन ब्रेक द बीटा लैक्टेम रिंग एंड इट कैन मेक द ड्रग इनएक्टिव। ये कौन से बैक्टीरियाज कर सकते हैं? ये मोस्ट ऑफ द स्टिफाइलोकोकाई कर सकते हैं। स्टिफाइलोकोकाई आर द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। देखें जब माइक्रो पढ़ेंगे ना तब आपको ये बैक्टीरिया की पता लगेगी कि क्या है। अभी मैं सिर्फ आपको इस तरह बता सकता हूँ कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जो स्टिफाइलोकोकाई होता है, और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी बीटा लैक्टेमेज की प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जो से बैक्टीरिया बीटा लैक्टेमेज की प्रोडक्शन कर सकते हैं वो क्या करेंगे, एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, वो इन ड्रग्स को इनएक्टिव कर देंगे। तो बीटा लैक्टेमेज की प्रोडक्शन में स्टिफाइलोकोकस बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, ये पॉइंट याद रखें। कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी होते हैं, वो आप लोग को करवाए जाएंगे। आप स्टिफाइलोकोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले इसको याद रखें। यहां तक क्लियर हुआ बीटा लैक्टेमेज। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आप किसी ड्रग की पेनिट्रेशन को डिक्रीज कर दे, एक ड्रग ने एक सेल के अंदर एंटर होना है, एक बैक्टीरिया के अंदर एंटर होना है, अगर हम किसी ड्रग की पेनिट्रेशन को डिसरप्ट कर दे, किसी को एंटर ही ना होने दे, तो वो एक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक चोर है, आप एक चोर को घर के अंदर ही ना आने दे, वो कुछ कर सकेगा बाहर से?
नहीं कर सकता। तो सेम अगर हम उसकी पेनिट्रेशन को डिक्रीज कर दें, तो पेनिट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो वो हम उस ड्रग से रोक सकते हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि जो सूडोमोनास एरियोजिनोजा है, ये ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है, या दोनों में से कोई भी हो सकता है? इट इज अ ग्राम नेगेटिव। कैसे पता लगा कि ये ग्राम नेगेटिव है? बिकॉज आउटर सेल मेम्ब्रेन, पोरिन स्ट्रक्चर, पोर सिर्फ ग्राम नेगेटिव में होने, ये बात याद रखनी है। ये एमसीक्यू में आता है, ये पूछा जाता है कि बीटा लैक्टेमेज या बीटा लैक्टम ड्रग से जो सूडोमोनास एरिजिनोज है वो कैसे रेजिस्टेंस लाता है? तो बाय चेंजिंग इन द पोरिन स्ट्रक्चर। सही हो गया, तो आपको ऐसे याद रहेगी। अगर कोई चीज सेल के अंदर आ जाए और हम उसको सेल से बाहर भेजते हैं, यानी ईफ्लक्स कर दें, जब ईफ्लक्स कर देते हैं हम किसी चीज का, तो ऑब्वियसली वो भी एक्ट नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, घर के अंदर चोर आ जाए और अंदर पुलिस बैठी हो, तो वो पुलिस बाहर उनको ले जाए, कभी भी नहीं वो कुछ कर सकते। सही हो गया, तो ईफ्लक्स पंप होते हैं वो बाहर फेंकते हैं। लास्ट पे आता है मॉडिफाइड पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन मैंने आपको बताया था, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द पेंसिलिन्स। अगर हम उनको मॉडिफाई कर दे, उधर आके पेंसिलिन अटैच ही ना हो, तो पेंसिलिन एक्टिव नहीं होगी अगर, तो वो एक्शन कर सकती है। मुझे ये बताएं कि पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे आके अगर अटैच ही ना हो प्रॉपर, तो वो एक्टिव ही नहीं होगी, तो वो एक्ट कर सकती है? वो एक्ट नहीं कर सकती। ये मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस होता है पेंसिलिन जी के खिलाफ परसेप और मर्सा का। परसेप क्या होता है? परसेप होता है पेंसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ओरियस, और स्टेफाइलोकोकस निमोनिया कह देते हैं। और मर्सा होता है मेथासिलीन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ओरियस। देखें, ये आपको तब भी टर्म्स पता लगेंगी जब आप लोग आगे करोगे, माइक्रो करोगे, लेकिन आपको परसेप्ट से बता रहा हूँ ये पेंसिलिन रेजिस्टेंट है। पेंसिलिन रेजिस्टेंस से अगली चीज होती है मेथासिलीन रेजिस्टेंट। पेंसिलिन रेजिस्टेंट होता है जिसमें पेंसिलिन एज प्रेजेंट हो। सही हो गया। अब हमारे पास ये कुछ मैकेनिज्म है, जो ये वाला मैकेनिज्म है ना, ये आप लोग प्रॉफ के एमसीक्यूज में देख सकते हैं, इस साल के प्रॉफ के एमसीक्यूज में भी था। तो ये मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस में से एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं, और ये वैसे भी आ जाता है। ये आपके पास ग्राम नेगेटिव है, ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये पेप्टिडोग्लाइकन है। पेप्टिडोग्लाइकन के बाद यहाँ पे ये पीबीपी है, यहाँ पे बीटा लैक्टेमेज प्रेजेंट है। सही हो गया। क्योंकि समवन इज आस्किंग कि किस तरह से फिर बीटा लैक्टेमेज का फायदा क्या। देखिए, यहाँ पे आना है ड्रग ने ग्राम पॉजिटिव भी है, ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन तो होना ही है ना। ड्रग ने इधर आना है, पीबीपी पे आगे एक्टिव होना है, एक्टिव होकर वो पेप्टिडोग्लाइकन के पास वापस जा रही होगी, तो ये ड्रग उसको तोड़ देगी। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में बीटा लैक्टेमेज हो सकते हैं। नहीं नहीं, बीटा लैक्टेम रिंग्स प्रेजेंट होते हैं इन द पेंसिलिन। पेंसिलिन बीटा लैक्टेम होता है, यानी पेंसिलिन में बीटा लैक्टेम रिंग होता है। और जो सेफलोस्पोरिन्स है, इनको भी ये बीटा लैक्टम रिंग्स इनमें प्रेजेंट होते हैं जो हम पढ़ रहे हैं ड्रग्स। रेजिस्टेंस मैकेनिज्म आपको बता दिया, पोरिन चेंज इन द मैकेनिज्म ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये भी बता दिया। तो ये कुछ मैकेनिज्म्स है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द ड्रग्स और उनके स्पेक्ट्रम्स। स्पेक्ट्रम्स होते हैं इंपॉर्टेंट, स्पेक्ट्रम्स के मेमोनिक्स आपको बनाऊंगा। जो ब्लू में चीजें लिखी हुई हैं, ये आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगी, और ये एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो साथ साथ मैंने लिखी हुई हैं। ये प्रॉफ में एमसीक्यूज आए हुए हैं, 2 बार आ चुके हैं, 1-2 बार, और किसी को ये पता नहीं होता। पेंसिलिन वी और पेंसिलिन जी। सबसे पहले तो पेंसिलिन जी और वी किस क्लास में आते हैं? इसको हम कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम है। नैरो स्पेक्ट्रम का क्या मतलब हुआ? यानी ये कुछ बैक्टीरिया एक्ट कर सकती हैं। सही हो गया, कुछ बैक्टीरिया पे ये थोड़ी एक्टिव है। और ना, जो नैरो स्पेक्ट्रम पेंसिलिन्स हैं, ये पहले ग्राम पॉजिटिव प्रेफर करती हैं, पहले ग्राम पॉजिटिव पे एक्ट करती हैं मेनली। और जैसे ही हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम की तरफ जाते हैं ना, तो इनकी ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी भी ज्यादा हो जाती है। तो कुछ ड्रग्स होती है ग्राम पॉजिटिव के लिए बेहतर होती हैं, कुछ नेगेटिव के लिए होती है। तो ये ग्राम पॉजिटिव के लिए जो पेंसिलिन होती है वो थोड़ी बेहतर होती हैं। फिर ये नैरो स्पेक्ट्रम है, तो इसकी ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी ही ज्यादा है। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो जाती है, उसमें ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी के साथ ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है, यानी ग्राम नेगेटिव के खिलाफ भी वो लड़ने लग जाती है।
इसमें ना दो ड्रग्स आती है, पेंसिलिन जी और पेंसिलिन वी। अब पेंसिलिन वी का दूसरा नाम है फिनॉक्सी मिथाइल पेंसिलिन, और जो पेंसिलिन जी है इसका दूसरा नाम है बेंजाइल पेंसिलिन। और ये प्रूफ में आ चुका है और ये एमसीक्यूज आए हुए हैं, तो ये आप लोगों ने अच्छे से बात याद रखनी है, ज़हन में बैठा लें, कहीं पे भी नहीं लिखा होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ये ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए। हर जो ड्रग है ना, स्पेक्ट्रम तो याद करना ही करना होता है, स्पेक्ट्रम आप लोग करते हो, इंपॉर्टेंट ड्रग्स का खास तौर पर पूछा जाता है, अनइम्पोर्टेंट का मैं आपको नहीं करवाऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट का मैं जरूर करवाऊंगा। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जैसे पेंसिलिन इंपॉर्टेंट है, सेफ्लोस्पोरिन इंपॉर्टेंट है, वेंकोमाइसिन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंपॉर्टेंट के स्पेक्ट्रम्स पूछे जाते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस भी आपको आनी चाहिए, ड्रग ऑफ चॉइस कोई नहीं करवाता, कहीं पे लिखी भी नहीं होती सीधी तरह से। तो ड्रग ऑफ चॉइस में आप लोग को चीजों की बताऊंगा, तब आप लोग को चीजें बड़ी क्लियर होंगी क्यों ड्रग ऑफ चॉइस होती है, कैसे होती है। सबसे पहली ये लिख लें, जो चीज मैंने रेड कर दिया आज वो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बॉक्स में डाल दिया वो एमसीक्यू है, एससीक्यू, ये सारी चीजें। ट्रिपोनिमा पैलिडम, सिफिलिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बहुत कॉमन डिजीज आप लोग पढ़ोगे सेक्सुअली, इसकी कोई और ड्रग नहीं है। बाकी कोई डिजीज होती है ना, उसकी कोई ना कोई ड्रग मिल जाती है, इसकी भी है, लेकिन ना कोई खास इफेक्टिवनेस नहीं होती। आप कोशिश करते हो देनी पेंसिलिन ही है। ये एमसीक्यू है प्रूफ का और बहुत कॉमन है और पूछा जाता है वाइवा में, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सिफिलिस, क्योंकि सिफिलिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपोनिमा पैलिडम की वजह से सिफिलिस कॉज होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेंसिलिन जी इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। अब इसकी ड्रग ऑफ चॉइस में ना पीछे मैं एक ड्रग बता के आया था जिसकी हाफ लाइफ मैंने कहा था 14 डेज है, वो कौन सी ड्रग थी? वो कौन सी ड्रग थी जिसकी हाफ लाइफ मैंने बताई थी कि 14? बेंजाथीन पेंसिलिन जी। तो सिफिलिस में हम बेंजाथीन पेंसिलिन जी देते हैं, सिंपल पेंसिलिन जी नहीं देते। तो कौन सी देनी है? बेंजाथाइन पेंसिलिन जी इन द सिफिलिस, नॉट सिंपल पेंसिलिन जी, बस ये आप याद रखें, अब ये पूरी जिंदगी याद रखें। बाकी नसीरिया मेनिंजाइटिस में भी यूज हो जाती है। नसीरिया मेनिंजाइटिस इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई, डिप्लोकोकाई मतलब ऐसे होता है, दो कोकाए होते हैं उसके। फिर हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए भी यूज हो जाती हैं। इसकी जो दो इंपॉर्टेंट आप लोग याद करते हैं ना, जो पेंसिलिन होती हैं, पेंसिलिन जी और वी, एक स्ट्रेप के लिए याद करें कि स्ट्रेप के को कवर करती है, ये तो आप लोग को हिफ्ज होना चाहिए, ये तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है क्योंकि ये बार बार एमसीक्यूज आता है। जो पेंसिलिन वी है, ये पेंसिलिन वी ओरली देते हैं, सही हो गया, फॉर ओरोफ्रिंजियल इन्फेक्शन। जो पेंसिलिन जी है ये इंट्रामस्कुलरली और इंट्रावीनसली दी जाती है। नहीं, बाकियों में ड्रग ऑफ चॉइस में डिफरेंस आ जाता है, लेकिन इसकी तो ड्रग ऑफ चॉइस है। बाकियों की ड्रग ऑफ चॉइस में ये डिफरेंस आ जाता है, लाइक दी जा सकती है, अच्छी ड्रग है इनके लिए, ये नहीं है कि इनको दी नहीं जा सकती, लेकिन बाकियों की मैंने बताया दो दो तीन तीन भी ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं, लाइक इट इज वन ऑफ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दीज टू एज वेल, इसमें दी जाती है। लेकिन और भी ड्रग्स में दी जाती है जो ज्यादा और ज्यादा प्रेफर की जाती है, वो मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट आ जाती है वेरी नैरो स्पेक्ट्रम। ये क्या उन्होंने कह दिया, वेरी नैरो स्पेक्ट्रम, पिछली थी नैरो स्पेक्ट्रम, ये उससे भी नैरो स्पेक्ट्रम है। उसमें तो फिर भी दो तीन ड्रग, दो तीन बैक्टीरिया आ गए थे, लेकिन ये हमारे पास वेरी नैरो स्पेक्ट्रम है। सिफिलिस के लिए बेंजाथीन पेंसिलिन जी, बस बेंजाथीन पेंसिलिन जी लिख लें, वो नहीं है, वो 14 डेज तक वर्क करती है। जो वेरी नैरो स्पेक्ट्रम है इसमें ये जस्ट स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन पे करती है। इसकी एक इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ये पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट होती है। जो स्टेफाइलोकोकस होता है ना, ये इजीली हमारे पास ये ना काफी एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा होता है और ये डिग्रेड कर देता है, ये डिग्रेड कर देता है बाकी सारी पेंसिलिन को जो पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट होती हैं। लेकिन ये वाली मेडिसिन कुछ ना कुछ एक्ट कर सकती हैं। ये वाली जो मेडिसिन थी ना, ये मेथिसिलीन से डिराइव हुई थी, कि मेथिसिलीन जो है ना ये एक्ट करती है, मेथिसिलीन इनको खत्म करती है। मतलब एक जो ड्रग है जिससे बाकी ड्रग्स बनती है, उसके नाम पे बाकी ड्रग्स बन जाती है। अब ये मेथिसिलीन से हुई थी। अगर ये स्टेफाइलोकोकस इन ड्रग से भी रेजिस्टेंट हो जाता है, इन ड्रग से भी एक्ट नहीं करता, तब इसको, सॉरी बैक्टीरिया, तब इस बैक्टीरिया को हम कहते हैं मरसा, मेथिसिलीन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये पॉइंट क्लियर हुआ?
अगर स्टेफाइलोकोकस को ये ड्रग्स भी नहीं कुछ कहेगी, अगर ये ड्रग्स से भी स्टेफाइलोकोकस हमारे पास रेजिस्टेंट हो गया, देन वी विल से दिस स्टेफाइलोकोकस एज मर्सा, यानी इस पे मेथिसिलिन भी एक्ट नहीं कर पा रही, यानी ये तीनों ड्रग्स इस पे एक्ट नहीं कर पा रही। ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसको मर्सा तब कहेंगे जब ये वाली ड्रग्स इस पे एक्ट करना छोड़ दें, तब इसको मर्सा कह देंगे। स्टेफाइलोकोकस में ये ड्रग दी जा सकती है, नेफिसिलिन और ऑक्सासिलिन। मेथिसिलिन इसलिए नहीं देते अब क्योंकि मेथिसिलिन इज नेफ्रोटॉक्सिक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेफिसिलिन का क्या, ये क्या कर सकती है? नेफिसिलिन न्यूट्रोपीनिया कॉज करवा सकती है। घबराना नहीं है, ये चीजें बार बार करोगे हो जाएगी। स्लाइड्स मैंने बहुत एलेबोरेटिव बनाई हुई हैं और मतलब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने निकाल कर रखे हैं, इसी को अभी कर लोगे तो आपको बाद में इजीली बुक से चीजें याद होंगी। ये स्टेफाइलोकोकस के लिए होती है। अभी आप लोगों ने इसलिए घबराना नहीं है क्योंकि माइक्रो थोड़ी सी आप लोगों ने नहीं की, कल फिर से आप लोग करना। नेक्स्ट आ जाते हैं। हाँ, मुझे बताएं वॉइस सबको क्लियर नहीं है कि जस्ट एक पर्सन को क्लियर नहीं है? काइंडली कंफर्म। तो वॉइस बाकियों को क्लियर है? चले बाकियों को क्लियर है। अब हमने देखी नैरो स्पेक्ट्रम, देखी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम देखी। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द वाइडर स्पेक्ट्रम ड्रग। ये थोड़ी वाइडर है लेकिन ये पेंसिलिनेज सेंसिटिव है। तो मुझे बताएं अगर ये पेंसिलिनेज सेंसिटिव ड्रग है तो ये स्टेफाइलोकोकस के लिए यूज होगी? अगर ये पेंसिलिनेज सेंसिटिव ड्रग्स हैं तो ये स्टेफाइलोकोकस के लिए यूज होती हैं? नो, याद रखना है पेंसिलिनेज सेंसिटिव ड्रग्स ना स्टेफाइलोकोकस के लिए यूज नहीं होती। इस तरह आपको ये बात याद रहेगी कि सिर्फ वेरी नैरो स्पेक्ट्रम है वो पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट होती हैं, सिर्फ वो स्टेफाइलोकोकस के लिए देंगे। अब ये वाली ड्रग स्टेफाइलोकोकस के लिए कब दे सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। कब दे सकते हैं, किस कंडीशन में दे सकते हैं, वो मैंने आपको बताना है। सबसे पहले मुझे बताएं अगमेंटन, जो आप लोगों की आजकल होगी कि नेशनल एंटीबैक्टीरियल दवाई आजकल घरों में चलती है। अगमेंटन नाम सुना होगा, सबने सुना होगा इसका नाम। एगमेंटन होती है को एमोक्सीक्लेव। ये को एमोक्सीक्लेव का क्या मतलब है? को एमोक्सीक्लेव होता है एमोक्सिसिलिन और क्लेव्युलेनिक एसिड का कॉम्बिनेशन। अमोक्सिसिलिन ये है जो हम वाइडर स्पेक्ट्रम में पढ़ने लगे हैं, ये अमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन होती है। अमोक्सिसिलिन है, साथ इसके होता है क्लेव्युलेनिक एसिड। अब ये क्लेव्युलेनिक एसिड क्या है? ये इस बॉक्स की तरफ है, इस बॉक्स में बताया हुआ है क्लेव्युलेनिक एसिड क्या है। क्लेव्युलेनिक एसिड होता है इनहिबिटर ऑफ दीज बैक्टीरियल एंजाइम्स। ये क्लेव्युलेनिक हो सकता है, सल्बेक्टम हो सकता है, टेजोबेक्टम हो सकता है। अब ये हमारे पास पेंसिलिन्स के साथ यूज होते हैं। अगर हमारे पास एंजाइम के इनहिबिटर हम साथ यूज कर लें तो पेंसिलिन अब काम कर सकती है कि नहीं कर सकती? अगर हम पेंसिलिन के इनहिबिटर यूज कर लें, कर सकती है। तो क्या हो रहा है, हम थोड़ी सी वाइडर स्पेक्ट्रम ड्रग ले लिए, बहुत ये भी बहुत वाइडर स्पेक्ट्रम नहीं है बट वाइडर एज कंपेरेटिव टू पिछली मेडिसिन हम ये वाइडर ही है। तो एमोक्सिसिलिन के साथ अगर हम एक क्लेव्युलेनिक दे देते हैं, अगर अब ये वाली ड्रग हम स्टेफाइलोकोकस के लिए देते हैं, अब ये काम कर सकती है कि नहीं कर सकती? अगर अब हम ये स्टेफ के लिए देते हैं अब ये काम कर सकती है। सही हो गया। लेकिन एक और पॉइंट है, अगर स्टेफ मर्सा हो, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट हो, तब भी ये ड्रग्स ऐसे इतना अच्छा काम नहीं करती। अगर पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट है ना, पेंसिलिनेज सेंसिटिव है, तब ये ड्रग्स हेल्प कर देंगी। लेकिन अगर मर्सा हो, मेथिसिलिन से भी रेजिस्टेंट हो, तब हम कोई और ड्रग पे जाएंगे। तो ये एगमेंटन है, एगमेंटन हम गला खराब के लिए ज्यादातर देते हैं। तो ये इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं, व्हाट इज द स्पेक्ट्रम, ये किन किन बैक्टीरियाज के खिलाफ करती है। अभी आप लोगों को बैक्टीरियाज के नाम वैसे नहीं याद होंगे, आप लोगों ने इसको याद करना है। एक मैंने मेमोनिक बनाया है, MS हेल्प। तो MS हेल्प से आप लोगों ने याद करना है। यस, वैंकोमाइसिन वो सारी आएगी आगे, वो हम बताते हैं। MS हेल्प, MS स्टैंड फॉर मोरेक्सिला, स्ट्रेप्टोकोकाई। अब ये आपको नाम अजीब अजीब से लग रहे होंगे, ये मैं माइक्रोब्स करेंगे तब आपको याद हो जाएंगे। लेकिन इनमें मैं आपको बताता हूँ, जो स्ट्रेप होता है, H इन्फ्लुएंजा होता है, E कोलाई होता है, ये गला खराब करने में हेल्प करते हैं। ये इनकी ना सोर थ्रोट ये वाले करवा सकते हैं, ये तीनों ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गले खराब की ना बड़ी कॉमन रीजन होती है स्ट्रेप्टोकोकाई, बड़ी कॉमन रीजन बैक्टीरियल में पूछा जाए। और स्टेफ भी हो सकती है। तो जब हमने एगमेंटन दी, एगमेंटन में क्लेविलेनिक एसिड भी था,
तो अमोक्सिसिलिन थी और क्लेविलानिक एसिड था, यानी वो स्टेफ और स्टेप के अगेंस्ट काम कर सकती थी, स्टेफ के अगेंस्ट कर सकती थी, स्टेप के अगेंस्ट उसने कर ही देना था, तो हम दे सकते हैं। तो ये गले खराब में इस वजह से दी जाती है, सही होगा, क्योंकि गला खराब की बहुत कॉमन रीजन है स्टेप। अब एक और पॉइंट, जो ब्लू बॉक्सेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्सेस है। एक आप लोग पढ़ोगे एंटेरोकोकल एंड लिस्टीरिया इन्फेक्शन। अब देखें आज आप लोग को ना ये चीजें बड़ी न्यू न्यू लग रही होंगी। मैंने आपको बताया कि इसकी ना क्लासिफिकेशन एटलीस्ट याद करें, आप लोगों ने जाके क्लासिफिकेशन याद करके इसको फिर से रीड करना, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। क्लासिफिकेशन आप लोगों ने याद करनी है। ये एंटेरोकोकल और लिस्टीरिया के खिलाफ एम्पीसिलिन जो पड़ी है अलोंग विद अमाइनो ग्लाइकोसाइड, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आगे पढ़नी है, अभी ये ड्रग आएंगी। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ये होता है कि 2 + 2 = 5, सही हो गया, यानी जितना एडिटिव एक्शन होता है कि दो का मिला के उतना ही एक्शन होता है एडिशन, लेकिन जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है इसमें ज्यादा एक्शन हो जाता है। तो ये इस ड्रग का था। इसके अंदर ना आगे दो और ड्रग्स आती हैं, एक है पिप्रासिलिन एंड एक है टिक्रासिलिन। ये जो दो ड्रग्स हैं इसके आगे मैंने लिखे हैं एंटी सूडोमोनास, काफी ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। सूडोमोनास एरिजिनोसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोब है जो आप करते हो। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है, जो आपको पता है ना, हॉस्पिटल जाते हैं आप लोग, मुझे बताएं कि जो वेंटिलेटर होता है, जो वेंटिलेटर होता है या हॉस्पिटल में होते हैं, वैसे जो हॉस्पिटल में होते हैं वो ज्यादा सस्पेक्टेबल होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कम सस्पेक्टेबल होते हैं? वेंटिलेटर तो आप लोगों ने बड़ा सुना होगा, आजकल तो वेंटिलेटर का ही नाम सुनते रहते हैं, वो ज्यादा सस्पेक्ट। अब जो वेंटिलेटर पे खास तौर पे लोग जाते हैं ना, उनको ये सूडोमोनास होने का बड़ा खतरा होता है। वेंटिलेटर इंड्यूस ये निमोनिया करवाता है और बहुत सी चीजें करवा सकता है ये, इसकी एक लंबी लिस्ट है जो ये इन्फेक्शंस की करवाता है। जो बर्न के पेशेंट्स होते हैं, जो जल जाते हैं, उस पे ये बड़ी कॉमन इन्फेक्शन है। आप लोगों ने देखा कि जले हुए पेशेंट्स पे ग्रीनिश ग्रीनिश सा कलर हो, ग्रीनिश ब्लूइश, किसी ने देखा होगा कि जले हुए पेशेंट्स की जो स्किन होती है उस पे ग्रीन ब्लू सा कलर कभी नजर आया हो? शायद ना देखा हो, किसी ने देखा भी होगा। तो वो ये होता है, इसका कलर भी होता है, ये जो सूडोमोनास होता है। तो ये सूडोमोनास बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का बैक्टीरिया है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, क्या आप लोगों में पढ़ना है। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का है और ये हॉस्पिटल इंड्यूस्ड इन्फेक्शन बहुत ज्यादा करवाता है। हॉस्पिटल इंड्यूस्ड कुछ होती है कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, जो आपको कम्युनिटी से मिलती है, आसपास के लोगों से मिलती है। एक होती है हॉस्पिटल सेटिंग्स में जो कॉमन होती है, ये हॉस्पिटल इंड्यूस करवाता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये हमारे पास थी पेंसिलिन्स जो इसके स्पेक्ट्रम से। अब इसके साइड इफेक्ट्स, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था इनके साइड इफेक्ट्स की कोई रीजनिंग नहीं है सच होती, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट हाइपर सेंसिटिविटी होता है। ये आप लोगों ने मेमोनिक से याद कर लेने हैं, ये साफ इसका मेमोनिक है। मेमोनिक्स मैंने बताया अपने काम आएंगे अब आप लोगों को। हाइपर सेंसिटिविटी एक इंपॉर्टेंट होता है। हाइपर एनाफाइलेक्सिस ना सीवियर एलर्जिक रिएक्शन को कहते हैं, यानी ये एलर्जिक रिएक्शन कर सकती हैं। फीवर आप लोग देखोगे तो कुछ ड्रग्स ना जो इस तरह की ड्रग्स पढ़नी है, इनमें फीवर वगैरह ये वाले बड़ी कॉमन आप लोग देखते हो। जॉइंट स्वेलिंग ये साइड इफेक्ट में बता रहा हूँ, हिमोलिटिक एनीमिया, ये आप लोगों ने इस तरह याद करने हैं। और जीआईटी की डिस्टर्बेंस एक और चीज जो आप लोग कीमो में देखोगे, जो ड्रग्स आप कीमो में ओरली लेते हो ना, उसमें मोस्टली में आप जीआई डिस्टर्बेंस देखोगे। इस तरह चीजें याद रहती हैं। और अगर आप कोई ड्रग देखते हो ना जो आईवी रूट से दे रहे हो या पेरेंटल रूट से दे रहे हो, वो यूजुअली ड्रग्स में आप जीआई डिस्टर्बेंस नहीं लिखते। तो आप लोग ने देखना है, अगर आपको पता है ना कि ये ड्रग देते ओरली है, उसकी जीआई डिस्टर्बेंस डाल देना, बन जाती है, उसका साइड इफेक्ट निकल आता है। बाकी आप लोगों ने हाइपर सेंसिटिविटी याद रखना, एनाफाइलेक्सिस जैसे याद रखना, हिमोलिटिक एनीमिया और जॉइंट स्वेलिंग कर सकते हैं। बाकी कुछ ड्रग स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स रहते हैं। नेफिसिलिन न्यूट्रोपिनिया करवा सकता है, एम्पीसिलिन एएम से आप लोग याद रखें एलर्जिक रिएक्शन करवा सकता है। और मेथिसिलिन मैंने आपको बताया था, मेथिसिलिन क्या करवा रहा था? अब मेथिसिलिन नहीं दी जाती, क्या करवाता था? ये करवाता था नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो ये थे पेंसिलिन्स। मुझे बताएं यहां तक पेंसिलिन समझ आ गया आप लोग को? इसमें देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जा सकता है, मैकेनिज्म रिएक्शन बताया जा सकता है और स्पेक्ट्रम के आपको मेमोनिक्स करवाए जा सकते हैं। लेकिन स्टिल जो अब सेफलोस्पोरिन ने ये बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया हुआ,
क्योंकि पिछले भी जो ड्रग ऑफ चॉइसेस मैंने बताया ना, जैसे सुडोमोनास, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे ज्यादा। लेकिन जो स्पेक्ट्रम होता है ना, स्पेक्ट्रम तो आप लोगों ने याद करना है। लोग क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम पे बस टाइम लगाते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस को देखा करें, आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा ये चीज। इसकी ना बड़ी बहुत ज्यादा ड्रग है, बहुत ड्रग्स होती हैं। इसको याद करने के लिए ना आपने ये याद करना है। इस पे ना मेमोनिक्स बनाए हुए हैं। ये किस तरह याद रखनी है, थिन फजलुद्दीन ड्रोव लेक्सस, लेक्सस कार है। ये आप लोग कैसे याद रखेंगे, ये जो थिन है, ये सेफो, ये सेफेलोथिन नाम है। फजलुद्दीन, जोलिन से आता है, सेफाजोलिन, इनके नाम ना एक जैसे हैं। ये बहुत अच्छा मेमोनिक्स है। ये तीन मेमोनिक्स है, ये तीन मेमोनिक्स आप लोग याद कर लेते हो ना, तो तीन मेमोनिक्स आप लोग ने याद कर लेने, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको आनी चाहिए ड्रग्स, आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट जनरेशन में कौन सी है, सेकंड में कौन सी है, थर्ड में कौन सी है। तो ये आप लोगों ने खुद याद करनी है। सही हो गया। अब इसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं। अब इसमें सेकंड जनरेशन और थर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये थर्ड जनरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरेशन का क्या मतलब है, जनरेशन ना मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज होती है उसकी फर्स्ट जनरेशन होती है जो नया नया आती है कोई चीज, फिर सेकंड मॉडल आता है, फिर थर्ड मॉडल आता है, फिर फोर्थ मॉडल आता है। तो बाद में जो मॉडल आते रहते हैं वो अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं, उनकी एबिलिटी ज्यादा होती है कि नहीं। जैसे आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इसकी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, अब पता नहीं कौन सी जनरेशन आ गई है। तो ये क्या होती है, जैसे जैसे जनरेशन इंक्रीज होती है, इसका मतलब होता है कि उसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो रहा है, उसकी जो एफिकेसी है वो बहुत अच्छी हो रही है। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम की तरफ जा रही होती है। अब ना इसकी एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, देखिए नाम आप लोग को मैंने मेमोनिक्स दे दिया, ये आप लोग खुद करेंगे। याद रखना है जो ग्राम पॉजिटिव फर्स्ट है ना, ये ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ ज्यादा इफेक्टिव होती है। जैसे जैसे ये इस साइड को मूव करती रहती है, ये ग्राम नेगेटिव के लिए इसका स्पेक्ट्रम इंक्रीज करता रहता है। फर्स्ट का स्पेक्ट्रम छोटा होगा और ग्राम पॉजिटिव के लिए ज्यादा होगा। जो फर्स्ट का स्पेक्ट्रम होगा वो सेकंड का स्पेक्ट्रम भी होगा, लेकिन सेकंड के स्पेक्ट्रम में कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी। थर्ड के स्पेक्ट्रम में फर्स्ट और सेकंड दोनों का स्पेक्ट्रम होगा और कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी। फोर्थ में इस तरह इसकी जो क्लासिफिकेशन है सेफलोस्पोरिन में, इस तरह आप लोगों ने चलना है। अभी आगे हम देखते हैं वन बाय वन। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, पेंसिलिन वाला है सेम। सही हो गया, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। अब एक और चीज आपको टर्म इधर मैं बता दूं, एक होती है बैक्टीरियोसिडल, बैक्टीरियोसिडल, ये तो छोटी छोटी टर्म्स है, वो मैं आपके अमाइनो ग्लाइकोसाइड वाले चैप्टर में आपको अच्छे से करवाऊंगा। अमाइनो ग्लाइकोसाइड का क्योंकि छोटा है चैप्टर। अब मुझे ये बताएं, लेकिन मैं अभी साथ साथ भी थोड़ा थोड़ा बताता रहता हूँ, तब आपकी रिवाइज हो जाएंगी। मुझे बताएं, आपको बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक का कांसेप्ट है, आप लोगों ने पढ़ी होगी कि सम ड्रग्स आर बैक्टीरियोसिडल एंड सम आर बैक्टीरियोस्टैटिक। तो ये आप लोगों ने कॉन्सेप्ट जो है, जो किल कर देती है बैक्टीरिया को, बैक्टीरियसिडल, जो रोक देती है उसकी ग्रोथ को, उसकी जनरेशन को, तो वो होगी बैक्टीरियोस्टैटिक, वो उसको रोक देती है। अब मुझे बताएं कि जो ये हमारे पास उसकी सेल वॉल को तोड़ रही है, ये बैक्टीरियसिडल होंगी कि बैक्टीरियोस्टैटिक होनी चाहिए? ये बैक्टीरियसिडल होती हैं। देखें, किसी का घर तोड़ दें फिर तो वो सस्पेक्टेबल हो ही गया, तो ये बैक्टीरियसिडल होती हैं, और आपने तो उसका सारा कुछ उजाड़ दिया ना, तो ये बैक्टीरियसिडल होती हैं। याद रखना है इस तरह, जो बैक्टीरिया जो सेल वॉल पे, अब ये देखें यहाँ बिल्कुल उसकी सेल वॉल की पेप्टिडोग्लाइकन की सेम वैसी एक्शन है, पीबी पे आके लग गया है, क्रॉस लिंकेज रोक दिया पेप्टिडोग्लाइकन, सबके एक ही जैसे एक्शन है। एक का याद करें, बाकी सबके हो गए। मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस सेम, सेम बेसिस जैसे पेंसिलिन में थी, बिल्कुल वही वाला हिसाब है हर चीज। ये आप लोगों ने खुद कर लेना है, इस पे टाइम जाया करने का फायदा नहीं। अब हम आते हैं इसकी स्पेक्ट्रम की तरफ। आप लोगों ने पेंसिलिन अच्छे से करना है, उसके बाद इसको आकर रीड करेंगे ना, तो आपको इसके रेजिस्टेंस और इसके मैकेनिज्म में कोई फर्क नहीं मिलेगा, सेम है ऑलमोस्ट। अब आ जाते हैं हम जनरेशन, चार जनरेशन है। अब चार जनरेशन याद किस तरह की है। फर्स्ट जनरेशन में थोड़े बैक्टीरिया कवर होंगे, थोड़े बैक्टीरिया में ना, ये नाम इससे याद कर रहे हैं, कैस या किस, इसको बना लें, बस आप लोगों ने याद करना है। देखें कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। फिर इसमें ना ये जो दो है, जो ब्लू से है, ये है ग्राम पॉजिटिव, और ये जो दो है ये अंदर, इसमें से इकोलाई ग्राम नेगेटिव आ जाता है और दूसरा एटिपिकल है। तो स्टेफाइलोकोकल ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये बॉक्स, ये सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस में सिलेक्ट की जाती है। सही हो गया,
बस इसमें से ना आप लोगों ने इसका ये स्पेक्ट्रम याद करना है इसके नाम से, और ये बात याद रखनी है, ये बहुत अच्छे से याद रखनी है। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द इंटरेस्टिंग ड्रग्स। थर्ड जनरेशन सबसे इंटरेस्टिंग है। सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन में मैंने क्या कहा था, फर्स्ट वाली भी आ जाएंगी, ये कैसा आ गया, बाकी ये 3 ड्रग्स और ऐड होगी। अब ये इसको किस लिख दें, किस, बेन, हेन एंड और मैन, ये अब चॉइस है। अब फिर इसके बाद ये ड्रग्स याद करें, बेन से बैक्टीरियोइड, एच से एच इन्फ्लुएंजा, और मेन से एम कैथारिलिस। ये आप लोगों ने ऑब्वियसली वहां से करनी है। इसमें ना एक ड्रग आएगी, आप जब जनरेशन याद करोगे उसमें एक ड्रग आएगी सेफ्यूरोक्सीन। सेफ्यूरोक्सीन सीएनएस क्रॉस कर सकती है। अब मुझे एक बात बताएं, सीएनएस कोई ड्रग क्रॉस कर सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में उसका क्या फायदा हो सकता है? बैक्टीरिया सीएनएस में जाके चीज करवाता है, वो क्या होती है बड़ी, उसका उर्दू में नाम बड़ा कॉमन आप लोग सुनते होंगे। वेरी गुड, इंग्लिश में मेनिंजाइटिस, उर्दू में क्या कहते हैं? गर्दन तोड़ बुखार सुना होगा किसी ने, कि गर्दन तोड़ बुखार हो गया। अभी जो रिसेंटली एक की डेथ हुई थी, उसको वायरल मेनिंजाइटिस मोस्ट प्रोबेबली हुआ था, जो आरएलएमसी का था लास्ट ईयर, जिसकी कोविड से डेथ हुई थी। तो मेनिंजाइटिस मैं जस्ट कर रहा हूँ, वायरस भी करवा सकते हैं, जरूरी नहीं कि मेनिंजाइटिस यही करवाएगा, वायरस भी करवा सकते हैं। तो मेनिंजाइटिस, अब जो ड्रग है जो सीएनएस क्रॉस कर सकती हैं, तो वो यानी मेनिंजाइटिस में हम यूज कर सकते हैं। वैसे मैं आपको ये जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन सेकंड जनरेशन में ना जस्ट सेफिरोक्साइन ये सीएनएस क्रॉस कर सकती है, बाकी कोई ड्रग नहीं कर सकती। दिस इज एमसीक्यूज पॉइंट, ये पूछा जाता है। नाउ वी मूव टू द थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में फर्स्ट सेकंड जनरेशन वाली याद करेंगे, साथ आप लोगों ने पिंस से याद करना है थर्ड जनरेशन। सही हो गया? ये आप लोगों ने, क्योंकि उसको एंटीबायोटिक इसलिए दी क्योंकि आप लोग एकदम नहीं बता सकते कि उसको वायरल मेनिंजाइटिस था कि बैक्टीरियल, उसका सीएसएफ का टेस्ट करना पड़ता है, उन्होंने नहीं किया होगा टेस्ट, तो वो क्या करते हैं, जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है उसको सबसे पहले दे देते हैं कि उसको बैक्टीरियल, क्योंकि सबसे कॉमन कॉज होती है। वायरल मेनिंजाइटिस भी हो सकता है उसको बैक्टीरियल हो, इट डिपेंड्स कि कौन सा था, वो तो फिर टेस्ट करके पता लगता है। सीएसएफ में लेवल्स, आप माइक्रो में कहीं लिखा नहीं हुआ वैसे, ये कभी मुझे मौका मिला मैं जरूर बताऊंगा। सीएसएफ में लेवल्स चेंजेस होते हैं, ग्लूकोज का, फिर उसके बाद प्रोटीन का। जो वायरस होता है उसमें आई थिंक ग्लूकोज, उसमें प्रोटीन लेवल ज्यादा नहीं हो रहा होता। ये मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यूज बताऊंगा, इसकी वैल्यूज होती हैं 3 तरह के होते हैं, वो आपको मैं किसी लेक्चर में वैसे एक्स्ट्रा चीज बता दूंगा, ये आप लोग वैसे माइक्रो में पढ़ते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन की इंपॉर्टेंट बात, इसकी जो एक्टिविटी है ना, बाकी जैसे थर्ड जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन थी, सेकंड जनरेशन थी, इसका पता क्या हो रहा था, अब जो थर्ड जनरेशन वाले बैक्टीरिया थे ना, ये इसके लिए ज्यादा इफेक्टिव थी, सेकंड और फर्स्ट के लिए इफेक्टिव थी बट कम थी। इसी तरह जो सेकंड जनरेशन ड्रग पड़ी है, वो सेकंड वाले के लिए ज्यादा इफेक्टिव थी, फर्स्ट के लिए थी लेकिन कम थी। लेकिन अब जो फोर्थ जनरेशन ड्रग है, उसकी क्या खासियत है? उसकी खासियत ये है कि ये थर्ड के जो ग्राम नेगेटिव स्पेक्ट्रम है, थर्ड ना ग्राम नेगेटिव स्पेक्ट्रम इंक्रीज हो गया, ये ग्राम नेगेटिव है। थर्ड का मैंने आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन से फोर्थ जनरेशन के दरमियान में ग्राम पॉजिटिव से ग्राम नेगेटिव की तरफ स्पेक्ट्रम, ग्राम नेगेटिव के लिए ज्यादा। अब जो ये फोर्थ जनरेशन है ना, इसकी ग्राम नेगेटिव की एक्टिविटी थर्ड की तरह की है, और जो इसकी ग्राम पॉजिटिव की एक्टिविटी है वो फर्स्ट जनरेशन की तरह की है। यानी फर्स्ट जनरेशन की पोटेंट एक्टिविटी थी अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और थर्ड जनरेशन की पोटेंट एक्टिविटी थी अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फोर्थ जनरेशन की एक्टिविटी दोनों का मिला के वो वाली एक्टिविटीज की है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि फोर्थ जनरेशन की जो एक्टिविटी है ना ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ, वो ऐसी है जैसी फर्स्ट जनरेशन की थी, और इसकी जो एक्टिविटी है थर्ड जनरेशन के, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सीधा सा पॉइंट है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। जो फर्स्ट, मैं आपको जनरेशन बनाता हूँ, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है, ये फोर्थ जनरेशन है। क्या होता है, जो फर्स्ट जनरेशन होती है ना, एक ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ ज्यादा अच्छी होती है, सेकंड में ग्राम पॉजिटिव के साथ ये थोड़े से ग्राम नेगेटिव भी आ रहे हैं। जो थर्ड जनरेशन है ना, ये ग्राम नेगेटिव के खिलाफ बहुत ज्यादा अच्छा एक्ट कर सकती है। तो ग्राम वन ने क्या किया था, फर्स्ट जनरेशन ने ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ ज्यादा अच्छा एक्ट किया था, थर्ड जनरेशन ने क्या किया, ग्राम नेगेटिव के खिलाफ ज्यादा एक्ट किया। अगर 1 और 3 को हम प्लस करते हैं तो इस तरह की एक्टिविटी फोर्थ जनरेशन दे सकती है। अब पॉइंट क्लियर हुआ?
कि अगर ग्राम 1 की एक्टिविटी और ग्राम 3 की एक्टिविटी को, जनरेशन 3 की एक्टिविटी को कंबाइन कर दें तो वैसी एक्टिविटी है जनरेशन फोर्थ जनरेशन की। आप पॉइंट क्लियर हुआ कि फोर्थ जनरेशन की एक्टिविटी किस तरह की है? फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ फोर्थ जनरेशन की ड्रग ले लें या फर्स्ट जनरेशन प्लस थर्ड जनरेशन की ड्रग ले लें, बात एक ही होगी। ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस सेंस में ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि फोर्थ जनरेशन की एक्टिविटी पॉजिटिव के खिलाफ भी इंपॉर्टेंट है और नेगेटिव के खिलाफ भी। तो मैंने बताया था जिस तरह से जनरेशन इंक्रीज होती रहती है तो वो हमारे पास आता रहता है। अब जो ये हमारे पास है ना, ये मरसा के खिलाफ ये भी एक्ट नहीं करती, लेकिन इसमें सेफ्टेरोलिन है, ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ड्रग है, ये अभी न्यू ड्रग है। ये इसकी एक्टिविटी अगेंस्ट मरसा होती है। पूछा जाता है सेफ्लोस्पोरिन मरसा के खिलाफ एक्ट कर सकती है? आप लोगों ने कहना है नहीं कर सकती। वो पूछेंगे कौन सी कर सकती है, तो यू विल गो फॉर सेफ्टेरोलिन कैन वर्क अगेंस्ट मरसा, ये मरसा के खिलाफ एक्ट कर सकती है। और ये सेफ्टेरोलिन को कुछ जगह पे 5th जनरेशन ड्रग कहा जाता है कि ये 5th जनरेशन है। सही हो गया। अब आगे इंपॉर्टेंट चीजें, मैंने आपको क्या बात बताई थी, अब ना इसकी ड्रग ऑफ चॉइसेस हम देखने लगे। जो मेनिंजाइटिस होता है ना, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस में सेफ्लोस्पोरिन्स होते हैं। जनरली जो मेनिंजाइटिस होता है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस में सेफ्लोस्पोरिन्स दी जाती है, एक्सेप्ट ये वाले बैक्टीरिया भी मेनिंजाइटिस करवा सकते हैं, लेकिन इसके केस में सेफ्लोस्पोरिन नहीं दी जा सके। पहला पॉइंट मुझे बताएं कि ये क्लियर हुआ कि सेफ्लोस्पोरिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मेनिंजाइटिस, बट इन 4 बैक्टीरिया की वजह से अगर मेनिंजाइटिस होता है फिर नहीं दी जाती। पहला पॉइंट क्लियर, ये याद रखना, पूछा जाता है, ये आता है। इनमें कौन सी ड्रग्स दी जाती है वो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। ये आप लोग ड्रग्स पढ़ोगे सिफ्ट्राइक्सोन और सिफोटेक्सिन थर्ड जनरेशन में ना, ये मेनिंजाइटिस के लिए यूज होती है और ये सीएनएस क्रॉस कर सकती है तो ये मेनिंजाइटिस के लिए यूज होगी। ये पॉइंट याद रखना है। मेनिंजाइटिस के लिए कौन सी ड्रग यूज हो सकती है? विच विल एंटर इनटू द सीएनएस। आपके पास पेशेंट आता है, सीएनएस मेनिंजाइटिस है, इनके अलावा मेनिंजाइटिस है, तब आप ये ड्रग्स दे दोगे। अब एक नियोनेट आता है, छोटा बच्चा आता है, अभी वो नियोनेट है, नियोनेट को आप कौन सी ड्रग इनमें से नहीं दोगे? आप उसको सेफ्ट्राइक्सोन नहीं दोगे। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेफ्ट्राइक्सोन हम नियोनेट को क्यों नहीं देंगे? आप नियोनेट को ये सिफोटेक्सिन दे सकते हो, लेकिन सिफ्ट्राइक्सोन नहीं दे सकते। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है, जो सिफ्ट्राइक्सोन है ये एलिमिनेट होती है बाइल से। अब मुझे बताएं, बच्चे का लिवर डेवलप होता है कि नहीं प्रॉपरली? उसका जो गैल ब्लैडर का सिस्टम होता है, एंटेरोहेपेटिक सिस्टम होता है, ये सारा हेपेटिक सिस्टम होता है, ये प्रॉपर डेवलप हो गया होता है अभी नियोनेट का? नहीं, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसको डेवलप होने में टाइम लगता है। तो बाइल सिस्टम के थ्रू अगर ये प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं होगी तो ऑब्वियसली इट विल एक्यूमुलेट इन द बॉडी एंड इट विल कॉज टॉक्सिसिटी। सो यू कैन नेवर गिव सिफ्ट्राइक्सोन। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज उसका बाइल सिस्टम नहीं डेवलप। आप उसको क्या दोगे? सिफोटेक्सिन दे दोगे, बिकॉज उसकी किडनीज तो डेवलप है, किडनीज तो अच्छी तरह डेवलप हो गई होती है ना कंपैरेटिवली। अब आ जाता है आपके पास ये मेनिंजाइटिस की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। इफ अ पर्सन प्रेजेंट विद द रीनल डिजीज, आप फिर कौन सी ड्रग दोगे? अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 22 साल का पेशेंट आता है, उसको रीनल डिजीज है और उसको मेनिंजाइटिस है, अब कौन सी ड्रग देना पसंद करोगे इनमें से? यू विल गो फॉर सिफ्ट्राइक्सोन, बिकॉज सिफ्ट्राइक्सोन की बिलियरी एक्सक्रीशन है। अब पता लगा क्यों? आपको पता होना चाहिए बाइल से कौन जा रही है, रीनल से कौन जा रही है। तो यू विल गो फॉर सेफ्ट्राइक्सोन की, क्योंकि कौन सी एक्सक्रीशन है? बिलियरी एक्सक्रीशन। सो यू कैन गिव दैट टू द पेशेंट, या आप लोग पेशेंट को दे देना। ये हमारे पास मैंने कहा था बड़े मजे के कुछ पॉइंट्स हैं। अब अगला पॉइंट मजे का, सिफ्ट्राइक्सोन और सिफिक्सिम, ये थर्ड जनरेशन की ड्रग्स हैं। ये जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये थर्ड जनरेशन में है। आपको मैं दिखाता हूँ थर्ड जनरेशन की ड्रग्स। हम पहले एक बार ये किसी देख लें। ये देखें, आप लोग देखते हैं थर्ड जनरेशन में सिफ्ट्राइक्सोन, फिर आपको सिफोटेक्सिम,
आप लोगों ने जो पढ़ी है। और इसके अलावा बस यहाँ पे ये लिखी हुई है, बाकी पिछले वाले में लिखी हुई है, क्योंकि इसकी क्लासिफिकेशन ना काफ़ी एक्सटेंसिव है। ये देखें, ये वाली थर्ड में देख सकते हैं सेफ्टेक्सीम, सिफिक्सीम, सेफ्ट्राइक्सोन, ये 3 ड्रग्स अभी तक हमने पढ़ी हैं। ये थर्ड जनरेशन की है, तो याद रखना है थर्ड जनरेशन की बड़े मजे की ड्रग्स हैं, इनके एक्शन बड़े अच्छे हैं। जो थर्ड जनरेशन है ये अच्छी ड्रग्स हैं, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम अच्छी भी होती हैं, इनकी ये वाली अच्छी एक्टिविटी है। सिफ्ट्राइक्सोन एंड सिफिक्सीम, याद रखना इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गोनोरिया। सही हो गया, इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गोनोरिया। आप एक ना नसीरिया गोनोरिया में पढ़ते हो, ये डिप्लोकोकाई होता है, तो ये उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं ये दोनों। जनरली ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मेनिंजाइटिस इज सेफलोस्पोरिन एक्सेप्ट लेम। लेम जो मैंने आपको बताया, लेम से याद रखना है, जो इसके है ड्रग ऑफ चॉइस जिसकी नहीं है, ये देखिए लेम, इधर से आपने याद रखना है। अब इसकी ड्रग कौन सी दे सकते हैं? अब पॉइंट तो ये आता है ना कि आप लोग सबको मेनिंजाइटिस में सेफलोस्पोरिन दे रहे हो, अब किसको सेफलोस्पोरिन नहीं दोगे, मतलब इनको क्या दोगे फिर? अब वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। ये लेम है, सबसे पहले लिस्टीरिया। लिस्टीरिया के लिए हम इसको ड्रग देंगे एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन अभी आप लोग पढ़ के आए हो कहीं पे? एम्पीसिलिन आप लोगों ने अभी कहीं पढ़ी है? अच्छा जी, जो आप लोगों एगमेंटन थी ना वो अमोक्सिसिलिन थी, नॉट एम्पीसिलिन। ये मैं आपको दिखाने के लिए वापस लाया हूँ। एम्पीसिलिन अलग है, सही हो गया, अमोक्सिसिलिन थी ये। यानी इस ड्रग इसी स्पेक्ट्रम की है, वाइड स्पेक्ट्रम में। तो याद रखना है कि जो एगमेंटन है इसमें अमोक्सिसिलिन है, नॉट एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन आप लोगों ने अब देखा कि इसके लिए यूज होती है। एम्पीसिलिन होती है सर जेंटामाइसिन है। जो जेंटामाइसिन है वो आपको मैं बताता हूँ ये क्या है, ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड। तो मैंने एक बात बताई थी कि एम्पीसिलिन अमाइनो ग्लाइकोसाइड के साथ मिल जाए तो ये कौन सा एक्शन दे रही थी? एम्पीसिलिन जब अमाइनो ग्लाइकोसाइड के साथ मिलती है तो ये कौन सा एक्शन देती है? साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। देखिए मेनिंजाइटिस अच्छी वाली खराब सिचुएशन होती है। नेक्स्ट आते हैं एटिपिकल बैक्टीरियाज। एटिपिकल बैक्टीरियाज होते हैं जैसे माइकोप्लाज्मा होता है ना, पता है ये एटिपिकल क्यों है? इसमें सेल वॉल ही नहीं है। अब मुझे बताएं कि किसी में सेल वॉल नहीं है, उस पे बीटा लैक्टम एक्ट कर सकती है? Tell me, if something has no cell wall, then beta lactam can act on it? No, it won't. तो आप लोग को ऐसे याद होना चाहिए कि एटिपिकल बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा स्पेशली जो एटिपिकल है ना, उसकी सेल वॉल नहीं है, बाकी भी कुछ एटिपिकल पे नहीं करती होती। ये देखें, आप लोग ने याद रखना है, माइकोप्लाज्मा तो मेन याद आएगा। मर्सा, मर्सा पे मैंने आपको बताया था कि सेफलोस्पोरिन नहीं एक्ट करती। अब एक फिफ्थ जनरेशन जिसको नाम देते हैं सेफ्टेरोलिन, इट कैन एक्ट ऑन मर्सा, बट जनरली हम कहते हैं नहीं, अभी हम उसको नहीं कहते। तो मर्सा पे नहीं कर सकती, और एंटेरो को काया आप पढ़ोगे उस पर नहीं पढ़ सकती। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा आपको समझ आ गई कि इन पे नहीं कर सकती। तो ए टिपिकल के लिए आप लोग देते हो टेट्रासाइक्लिन मैक्रोलाइड्स, ये आप लोग आगे ड्रग्स पढ़ोगे, ये भी आनी है। फॉर मर्सा, मर्सा की ड्रग ऑफ चॉइस वेंकोमाइसिन होती है। वेंकोमाइसिन आज पढ़नी है हमने। मर्सा की ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, और एंटेरो को काय की भी यही वाली है। एम्पीसिलिन प्लस जेंटामाइसिन, साइनर्जिस्टिक एक्शन, तो आप लोगों ने याद रखना है। देखेंगे इसमें पॉइंट्स बड़े मैंने एक्सट्रैक्ट करके निकाले हुए हैं, तो इनको अच्छी तरह करना है आप लोगों ने। अब मुझे ये बताएं, you cannot give cephalosporin in listeria meningitis and it is mainly caused in neonates या प्रेग्नेंट लेडीज में बड़ा कॉमन होता है, और एल्डरली पेशेंट, खास तौर पे जिनका ना रीनल ट्रांसप्लांट हुआ होता है उनमें ये बड़ा कॉमन होता है। न्यूबॉर्न में और प्रेगनेंसी में और रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में भी बड़ा कॉमन होता है। अब इसमें क्या देंगे? इसमें अगर हम सेफलोस्पोरिन नहीं देते, कौन सी ड्रग अभी मैंने बताई थी इसकी? इसमें हम देते हैं एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन। सो यस, वेरी गुड। तो ये इस तरह देते हैं। इस तरह आपके पास कोई सिनेरियो आता है, उसमें वो कहता है एटिपिकल बैक्टीरिया, या आप उस नाम लेते हैं मर्सा लेते हैं या एंटेरोकोकाई लेते हैं, तो आपने इस तरह उसको याद करना है। इसके एडवर्स फैक्ट, इसके एडवर्स फैक्ट आपने एडीपी से याद कर लेने। एडीपी में ए है एलर्जिक रिएक्शन,
डी है डाइसल्फरम लाइक रिएक्शन, और पी हमारे पास होता है पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। अब डाइसल्फरम रिएक्शन इसमें बताने वाली चीज है, बाकी चीजों आप लोगों को पता है। डाइसल्फरम रिएक्शन आप लोगों ने कभी सुना हुआ है? डाइसल्फरम रिएक्शन एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, इस वजह से देते हैं डाइसल्फरम रिएक्शन। किसी को अल्कोहल छुड़वानी है ना, तो आप उसको ना इस तरह की ड्रग दे दो। देखें जो अल्कोहल होती है, अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है, एल्डिहाइड उसके बाद आगे कन्वर्ट होता है, ये आपको पता है? एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है, फिर एसिड में कन्वर्ट होता है। अल्कोहल सॉरी, अल्कोहल एल्डिहाइड में होती है, उसके बाद एसिड में कन्वर्ट होती है, इसी तरह होता है प्रोसेस। ये आप लोग केमिस्ट्री जो पढ़ते होते थे। अब जो एल्डिहाइड होता है ना, ये ना बॉडी में बड़ा काम खराब करता है, जो एल्डिहाइड्स होते हैं। अगर हम ना डाइसल्फरम ऐसी ड्रग दें जो कि डाइसल्फरम रिएक्शन देती है, वो क्या करती है, एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट, वो एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देती। जब एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट नहीं होता तो एल्डिहाइड ज्यादा हो जाता है, और एल्डिहाइड उसका सर दर्द करवाएगा, वेजोडाइलेशन करवाएगा उसको, वो अगली बार उसका अल्कोहल पीने का दिल ही नहीं करेगा। यानी इतने ज्यादा उसमें वियर्ड रिएक्शंस आएंगे कि उसको आवाजारी होने लग जाएगी। तो ये इस तरह की जो ड्रग्स होती है ना, जो अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं, उनको बताया जाता है भाई अब अल्कोहल नहीं पीनी, अगर पियोगे फिर खुद पता लग जाएगा क्या होता है। मतलब बंदा मरता नहीं है, लेकिन वो उसका फिर अगली बार अल्कोहल पीने का दिल नहीं करता। ये कोई ड्रग्स देती हैं, तो इसमें भी ना जो देती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। याद रखें जहां पे डाइसल्फरम रिएक्शन का वर्ड आ गया, जिधर आपको डाइसल्फाइड रिएक्शन पता लग गया, उसकी जो ड्रग हुई उसको रट्टा मार लेना, वो याद रखनी है। सेफोटेटिन और सेफमेंडोल देती हैं, ये दो याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो डाइसल्फाइड रिएक्शन वाली ड्रग्स है वो आपको आनी चाहिए। अब मुझे बताएं कि आपको सेफलोस्पोरिन भी क्लियर होगी। जो मैंने इसकी ड्रग ऑफ चॉइसेस बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये कहीं पे लिखी नहीं हुई, वैसे लिखी हुई हैं, बड़ी अंदर करके लिखी होती हैं, तो आप लोगों को थोड़ा मसला होता है, इसलिए स्लाइड्स कर लेनी है मिनिमम। आप बुक खोल के बैठेंगे आपको थोड़ा टेंशन होगी, आप लोग स्लाइड्स कर लिया करें, इसलिए मैं स्लाइड्स इतनी ज्यादा लेबोरेटिव बनाता हूँ। जो डाइसल्फाइड होता है ना, जो डाइसल्फाइड लाइक रिएक्शन देती हैं ड्रग्स, असल में जैसे जो अल्कोहल पीते हैं ना, अल्कोहल वो कन्वर्ट होती है एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है एसिड में। तो क्या होता है, जो एल्डिहाइड ने एसिड में कन्वर्ट होता है, होना होता है ना, एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज होता है, ये ड्रग्स उसको जाके इनहिबिट कर देती है। एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज आई थिंक यही होता है जो इसको एसिड में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो जब इसको इनहिबिट कर देती है तो एल्डिहाइड का लेवल ज्यादा हो जाता है, और एल्डिहाइड ना बॉडी में बड़े अजीब से रिएक्शन देता है, वेजोडाइलेशन, हेडेक, मतलब सारी इस तरह के रिएक्शन देता है जो कि बंदे को सूटेबल नहीं होते। तो इस वजह से उसको फिर अगेन वो अल्कोहल नहीं पिएगा। हाँ, अल्कोहल पीने से होगा, अगर ड्रग दिया है ना और वो बंदा अल्कोहलिक है उसको होगा, आम बंदे को नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हमारे पास कार्बापिनम्स। कार्बापिनम्स ड्रग्स हैं। अब जो ये वाली जो दो ड्रग्स थी ना, पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन, वो सेफ्लोस्पोरिन, ये थोड़ी सी स्पेक्ट्रम ब्रॉड था, इनकी थोड़ी सी डिटेल ज्यादा करनी थी। अब जो मैं ड्रग्स करवाऊंगा ना, ये मैंने कैप्लान से उठाई हैं चीजें, और उसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई थी। तो ये पहले ये इतना इसका मिनिमम नॉलेज होना चाहिए। अगर आपका दिल करता है मिनी से इसको रट्टा मारने का, आप मार सकते हो, आपका दिल करता है लिपिन से रट्टा मारने का, मार सकते हो, जो लेकिन जो मैं चीजें बताऊंगा मिनिमम ये आनी चाहिए, ये आपका हर चीज कवर करवा रही होंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ड्रग ऑफ चॉइसेस डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स है बड़े इंपॉर्टेंट है जो कि एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। कार्बापिनम्स, कार्बापिनम्स अब हम करने लगे हैं, इसको आप लोगों ने याद करना है। मेमोनिक्स मैंने डाल दिए हुए हैं, मेमोनिक्स को बैठ कर मार सकते हैं आप लोग। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सेम एज पेनिसिलिन एंड सेफ्लोस्पोरिन, कोई इसमें मसले की बात नहीं। फिर रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टमेजेस, बीटा लैक्टमेजेस से रेजिस्टेंस होती है उनकी। अब आगे देखें, इनका जो स्पेक्ट्रम है ना, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम कोकाई, ग्राम नेगेटिव रोड एनारोब्स है, तो ये आपको थोड़ा वाइडर स्पेक्ट्रम लग रहा है। इसका स्पेक्ट्रम वाइडर होता है, अगर आप अलग-अलग से देखें ना, आप इसको बुक से अगर इनके बैक्टीरियाज देखें कि कौन कौन से होते हैं, तो काफी होते हैं, तो काफी वाइडर है। तो वाइडर बैक्टीरिया कहाँ पे हमें हेल्प कर सकता है? मैंने आपको कहा था जो वाइडर स्पेक्ट्रम ड्रग होती हैं, बहुत ज्यादा वाइड स्पेक्ट्रम जो होती हैं, वो कहाँ पे हेल्प करती हैं ज्यादातर? इमरजेंसीज में बड़ा अच्छा हेल्प कर सकती हैं।
इमरजेंसीज के अलावा हॉस्पिटल सेटिंग्स में बड़ा अच्छा एक्ट करेगी। ऑब्वियसली इमरजेंसी हॉस्पिटल में होती है। इंपॉर्टेंट इन हॉस्पिटल एजेंट फॉर एम्पेरिक यूज इन लाइफ सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन। एक तो ये है हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो इसका हमें फायदा है। अब आप कोई बंदा इमरजेंसी में आया, आप ये फाइंड करने बैठ जाओगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव है या एनारोब है। नहीं, आपने करना है, फाइंड करना भी है, आप उसको पहले भेजोगे, लेकिन आप उसको साथ ही ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दोगे कोई। और आप ट्रीटमेंट कौन सा दोगे? ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे दोगे, ताकि जो भी चीज है वो खत्म हो जाए। इसकी फार्माकोकाइनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक को लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी फार्माकोकाइनेटिक क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें ना इमीपिनम ड्रग है, लेकिन आप इसको देते सिलस्टैटिन के साथ, अकेली नहीं देनी। यानी आप अकेली इमीपिनम नहीं दे सकते। जो इमीपिनम अगर आप अकेली देते हो ना, तो इसके मेटाबोलाइट होते हैं नेफ्रोटॉक्सिक। ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी करते हैं। वो किस तरह करते हैं ये देखें। सबसे पहले तो ये ड्रग नजर आ रही है, इस पे देखें पढ़े, इमीपिनम एंड सिलस्टैटिन। और ये किस में फॉर्म है? इंजेक्शन की फॉर्म में है, आईवी फॉर्म में है। ये सारी चीजें नजर आ रही है। अब मुझे बताएं, मैंने आपको जो स्टार्ट में बताता आता हूँ कि आईवी चीजें इमरजेंसी सिचुएशन में मोस्टली आईवी होती हैं, तो इससे भी आपको इंडिकेट हो रहा है कि आईवी हाँ हो सकती है, क्योंकि इमरजेंसी में दे रहे हैं। मैंने आपको कितनी बार एक चीज बताई है कि जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है ना, उसमें बहुत कम ड्रग्स होती हैं जो ऑर्डरली देनी होती है, क्योंकि बंदा वैसे ही मरने वाला हुआ होता है। तो आप उसको प्रेफर वो ड्रग कर रहे होते हैं जो आईवी है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जो मैक्सिमम चीजें कवर कर रही हैं। और अब देखें, इसको इमीपिनम को साथ देना होता है विद सिलास्टेटिन। जो सिलास्टेटिन होती है ना, वो इसकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी को कम करती है, तो इस वजह से हम साथ देते हैं। असल में क्या होता है, जो इमीपिनम होती है ना, ये अगर हम ना दे सिलास्टेटिन तो इमीपिनम के बनते हैं मेटाबोलाइट्स, और जिसके मेटाबोलाइट्स है वो किडनी में जाके रहने लग जाते हैं और उनकी कर देते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी। सिलास्टेटिन क्या करती है? सिलास्टेटिन जो इसकी एंट्री है किडनी में, उसको डिक्रीज करती है, और जो इसके मेटाबोलाइट्स है वो जल्दी बनने नहीं देती। जब इसके मेटाबोलाइट्स जल्दी बनेंगे नहीं और इसकी एंट्री किडनी के अंदर जल्दी नहीं होगी, तो ये कहाँ पे रहेगी? ये प्लाज्मा में रहेगी। तो ये वहां पे तो टॉक्सिसिटी करती नहीं है। ये अगर नेफ्रोटॉक्सिसिटी तब करती है जब ये ज्यादा देर तक रीनल ट्यूब्यूलर सेल्स में रहे। तो अगर हम सिलास्टेटिन साथ दे देते हैं, देन वी कैन प्रिवेंट दिस नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। दिस इज एमसीक्यू, दिस इज वाइवा, दिस इज एससीक्यू, ये सब कुछ होता है। हाँ जी, सिलास्टेटिन इसको जो आपके पास एंजाइम है डीहाइड्रोपेप्टाइडेज 1, इसको इनहिबिट कर रहा है। इट इज द इनहिबिटर। तो आप लोगों ने इस वजह से क्या देना है? सिलास्टेटिन साथ दे देनी है। या आप लोग याद रखें, इमीपिनम इज गिवन विद सिलास्टेटिन और रीनल dehydropeptidase inhibitor which inhibits the imipenem metabolism। सही हो गया। इमीपिनम के मेटाबोलाइट नहीं बनेंगे, जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। अगर मेटाबोलाइट बनेंगे ही नहीं तो टॉक्सिक कैसे होंगे? तो इस वजह से हम बचा सकते हैं। और बोथ ड्रग्स अंडरगो रीनल एलिमिनेशन। तो रीनल डिसफंक्शन होगा तो ऑब्वियसली वी विल डिक्रीज द डोज। अगर हमारे पास रीनल डिसफंक्शन होता है, आप इसकी डोज डिक्रीज कर दो। बाकी इसके साइड इफेक्ट्स आप लोगों ने खुद देख लेने हैं, एक बार रीड कर लेना। CNS इफेक्ट इंक्लूडिंग सीजर विद इमीपिनम इन ओवरडोज और रीनल डिसफंक्शन। रीनल डिसफंक्शन में क्यों? बिकॉज रीनल डिसफंक्शन में इसकी क्लियरेंस कम होगी होती है, और जब क्लियरेंस कम होगी तो इसका लेवल बॉडी में ज्यादा होगा। सही हो गया। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इमीपिनम के जो आपको पता होना चाहिए। सही हो गया यहाँ तक। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट ड्रग। इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले आएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके बड़े करने हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम एज पेनिसिलिन एंड सेफ्लोस्पोरिन्स, रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टेमेज। आईवी ड्रग है, मेनली एक्टिव है ग्राम नेगेटिव के लिए, और इसकी क्रॉस एलर्जी जो एलर्जिक है ना, ये नहीं होती पेनिसिलिन एंड सेफ्लोस्पोरिन। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्या आपको फायदा होगा? पेनिसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन का मैंने एक बताया था कि एलर्जिक साइड इफेक्ट होता है ना। अब मुझे एक बात बताएं, अगर पेनिसिलिन एलर्जिक है तो सेफ्लोस्पोरिन हमें देनी चाहिए? अगर कोई बंदा पेनिसिलिन से एलर्जिक है तो सेफ्लोस्पोरिन देनी चाहिए? प्रेफरेबली यू विल नॉट गिव सेफ्लोस्पोरिन, लेकिन आप जनरली दे सकते हो, मतलब रिस्क ले सकते हो, लेकिन नहीं रहनी चाहिए। अब मुझे एक और बात बताएं, असल में होता पता है क्या है?
अगर किसी को सेफ्लोस्पोरिन दी या किसी को आप लोगों ने पेंसिलिन दी और उसको हो गया एनाफाइलेक्टिक शॉक यानी एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो गया, तब तो कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तब तो आपने नहीं देनी अगर एनाफाइलेक्सिस हो गया था। लेकिन अगर थोड़ा माइल्ड रिएक्शन आया था, बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी नहीं थी, तब आप रिस्क ले सकते हो, सही हो गया। लेकिन अगर किसी को एनाफाइलेक्सिस हुआ था, उस केस में ये कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। हाँ जी, तब हम ड्रग वो देंगे। अब इसकी हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पता लगा, इसकी क्रॉस एलर्जी से जो एलर्जिक रिएक्शन है वो नहीं होता। यानी अगर पेंसिलिन से एलर्जिक है, सेफ्लोस्पोरिन से एलर्जिक है, तो आप ये ड्रग दे सकते हो। लेकिन 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 एक और बात, अगर कोई बंदा है उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से इंफेक्शन हुई है, सही हो गया, उसको हमने पेंसिलिन दी, पेंसिलिन से उसको होगी एलर्जी, एनाफाइलेक्सिस हो गया, बाद में वो बंदा सही हो गया, अब फिर से उसको ग्राम पॉजिटिव इंफेक्शन हुई है, आप उसको एजिट्रोपिनम जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? नहीं, इमीपिनम नहीं देंगे। इमीपिनम में एलर्जिक होने के चांसेस होते हैं। जो बीटा लैक्टम्स होते हैं ना वो आपस में एलर्जिक होती हैं, यही नहीं है। मतलब इमीपिनम भी इवन एलर्जिसिटी शो कर सकती है, सही हो गया। एक मिनट पहले मैं आपको ना देखें, ये इमीपिनम के बारे में पॉइंट पढ़े, ड्रग फीवर पार्शियल क्लोस एलर्जिक विद पेंसिलिन, यानी इमीपिनम नहीं दे सकते, फिर कौन सी ड्रग देंगे वो मैं आगे बताता हूँ। देखें इमीपिनम, अब जो यानी अगर किसी बंदे को ना पेंसिलिन से एलर्जी है, पेनिसिलिन से एनाफाइलेक्सिस हो गया, आप उसको सेफ्लोस्पोरिन भी नहीं दोगे, आप उसको इमीपिनम कार्बापिनम ये नहीं दोगे, सही हो गया। अगर उसको ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन है ना, तब आप उसको कौन सी ड्रग दे सकते हो, तब आप उसको एजिट्रोनेम दे सकते हो, क्योंकि इसकी एलर्जिसिटी नहीं होती। अब ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव के लिए, ये इस साल का प्रोफ का एमसीक्यूज भी था। प्रोफ में क्या एमसीक्यूज आता होता है? प्रोफ में एमसीक्यूज आता है पेशेंट प्रेजेंट विद अ ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन, ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन के साथ कोई पेशेंट प्रेजेंट हुआ। अच्छा, जो पूछ रहे हैं ना कि सेफ्लोस्पोरिन एनाफाइलेक्सिस में क्यों नहीं देंगे, देखिए ये वाली ड्रग का साइड इफेक्ट है कि ये एलर्जिक करवाती है। एनाफाइलेक्सिस एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो जो जो ड्रग, अगर एक ड्रग एलर्जी करवाती हो ना, तो आप उसको दूसरी वो ड्रग नहीं देते जो एलर्जी करवा सकती है। यानी पेंसिलिन का साइड इफेक्ट भी एलर्जी होता है, सेफ्लोस्पोरिन का साइड इफेक्ट भी एलर्जी होता है, ये सब में एलर्जी नहीं करवाती। लेकिन अगर एक ड्रग एक पर्सन में एलर्जी करवा रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली दूसरी ड्रग भी उस पर्सन में एलर्जी करवा देगी अगर उसका साइड इफेक्ट एलर्जी है। अब ये पॉइंट क्लियर हुआ जिनको नहीं हो रहा, कि अगर किसी बंदे को, अगर तीन ड्रग्स हैं, तीनों ड्रग का रिएक्शन आ सकता है एलर्जी का, तो अगर एक बंदे को एक ड्रग से एलर्जी है ना, तो उसको बाकी दो से भी एलर्जी होगी मोस्टली, अगर उसी क्लास की ड्रग में, क्योंकि बीटा लैक्टम्स है, बीटा लैक्टम्स ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर होगा। लेकिन जो एजिट्रोनम है इसका रिएक्शन ये नहीं आता। तो कैसे प्रोफ में एमसीक्यू कैसे आता है? उसमें एमसीक्यू आता है, एक पेशेंट आया, उसको ग्राम नेगेटिव की इन्फेक्शन थी, ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन थी, उसको सेफ्लोस्पोरिन दिए गए। जब उसको सेफ्लोस्पोरिन दिए तो उसको क्या हुआ, एलर्जिक रिएक्शन हो गया। तो नाउ विच विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस? तो उसमें एजिट्रोनम का ऑप्शन होता है, और आप लोगों ने एजिट्रोनम लगा के आना। इमीपिनम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उसमें भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, इमीपिनम भी एलर्जिक रिएक्शन कर सकती है। अब अगर कोई पेशेंट है वो पेंसिलिन से एलर्जिक है, अगर तो ग्राम नेगेटिव है तो एजिट्रोनम, अगर ग्राम पॉजिटिव है तो वी विल गो फॉर द मैक्रोलाइड। अभी मैक्रोलाइड हमने पढ़ना है। अब पॉइंट क्लियर हुआ। अगर कोई पेशेंट एलर्जिक है पेंसिलिन से और उसको ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन है, तब आप उसको एजिट्रोनम दोगे। लेकिन अगर कोई पेशेंट है वो एलर्जिक है पेंसिलिन से और उसको ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन है, आप उसको मैक्रोलाइड दोगे। मैक्रोलाइड अभी हमने पढ़नी है, मतलब आगे क्लासेस में आनी है, ये डिफरेंट है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अभी सिर्फ आप लोगों ने ये पॉइंट देखना है कि ग्राम नेगेटिव के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कोई और है और ग्राम पॉजिटिव के लिए कोई और। यहां तक क्लियर हो गया जहां तक अभी तक पढ़ा आप लोग। अब ये वेंकोमाइसिन एक इंपॉर्टेंट ड्रग रहेगी है जो आपको करवानी है। ये छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस मैं बताता हूँ, वन बाय वन सारी इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। सबसे पहला, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट इज नॉट अ बीटा लैक्टम। सबसे पहला पॉइंट,
अगर आपसे पूछा जाए कौन सा सेल वॉल इनहिबिटर बीटा लैक्टम नहीं है, आप लोगों ने याद रखना है वैंकोमाइसिन नहीं है। वैंकोमाइसिन इज नॉट अ बीटा लैक्टम, पहली चीज। अगर बीटा लैक्टम नहीं है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये है कि डी एलाम्यूडामाइल पेंटापेप्टाइड होता है, ये उसके साथ उसकी हिंड्रेंस करता है और ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन नहीं होने देता, ये ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन को रोकता है। ये देखिए, ये जो हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन है ना, इसकी ट्रांसपेप्टाइडेशन और ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन हो रही है, ये नॉर्मल है। ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन और ट्रांसपेप्टाइडेशन ये इसकी कॉमन है। अगर वेंकोमाइसिन आएगा, वेंकोमाइसिन आके यहाँ पे अटैच होता है, इसके साथ यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाता है और इसकी ट्रांसपेप्टाइडेशन और ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होने देता, लेकिन मेनली ये ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन को रोकता है। ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन रुक गई तो इनडायरेक्टली ट्रांसपेप्टाइडेशन रुकती है, ये ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन को रोकता है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि इट इनहिबिट्स द ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन। पेनिसिलिन और वैंकोमाइसिन के एक्शन में भी डिफरेंस है। पेनिसिलिन बीटा लैक्टम होती है, ये बीटा लैक्टम नहीं होता, ये भी डिफरेंस है। ये इसका पीबीपी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसने पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे आके अटैच नहीं होना, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है। अभी तक जितनी ड्रग्स पड़ी थी सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पेनिसिलिन जैसा था, लेकिन इसका नहीं है। इसका स्पेक्ट्रम इस साल के प्रॉफ का एससीक्यू भी है, इससे पहले 3 से 4 बार ये प्रॉफ में एससीक्यू में आ चुका है। इसका स्पेक्ट्रम आपको आना चाहिए। इसका स्पेक्ट्रम क्या है? इसका स्पेक्ट्रम अगेंस्ट मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। पीछे आप लोग पढ़ते आए हो कि मर्सा मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है, इसकी ड्रग हमारे पास नहीं होती कोई भी। सही हो गया, यानी पेनिसिलिन इंस्पेक्ट नहीं कर सकती, तो वेंकोमाइसिन इंस्पेक्ट कर सकती है। फिर एंटेरोकोकाई रेजिस्टेंट होता है काफियों से, इस पे भी कर सकती है। एक है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल ना, ये भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड होता है। और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल की ना कोज क्या होती है, ये आप लोग पढ़ोगे कि ये कोज होता है जो हॉस्पिटल में जो ज्यादा एंटीबायोटिक खाते हैं ना, तो आपकी बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा होता है, आपके इंटेस्टाइन में नॉर्मल फ्लोरा होता है। अगर नॉर्मल फ्लोरा कम हो जाए तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल आ जाता है और वो अटैक कर देता है। आपको पता है कि नॉर्मल फ्लोरा आपकी बॉडी में बैक्टीरिया इस क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल के अटैक को रोकता है जो आपके इंटेस्टाइन में होता है। एंड डू यू पीपल नो कि ये जो बैक्टीरिया होता है आपके जो इंटेस्टाइन में होता है या किसी भी जगह पे होता है, जो नेचुरली अकरिंग फ्लोरा होता है, ये आपके लिए कितना यूजफुल है? तो याद रखना ये बैक्टीरिया आपके लिए यूजफुल होते हैं। तो अगर वो बैक्टीरिया कम हो जाए तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल हो सकता है। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल की ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोनिडाजोल होती है, ये आप लोगों ने अभी पढ़नी है, ये भी पढ़नी है। लेकिन इसकी बैकअप ड्रग वैंकोमाइसिन है। तो ये 3 तो आपको फिंगर टिप्स में आने चाहिए। ये है थोड़ा सा वैंकोमाइसिन के बारे में। वैंकोमाइसिन की रेजिस्टेंस, इवन वैंकोमाइसिन से भी रेजिस्टेंस हो जाते हैं। अगर वैंकोमाइसिन से रेजिस्टेंस है स्टेफाइलोकोकल, तब उसको कहेंगे वर्सा, यानी स्टेफाइलोकोकस बहुत ढीठ है। वो पीछे किससे था? पेनिसिलिन से भी रेजिस्टेंस था, वो मर्सा मेथिसिलिन से भी रेजिस्टेंट था। वेंकोमाइसिन से रेजिस्टेंट होता नहीं है, लेकिन इससे भी हो सकता है कि हो जाए, यानी कोई बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो इससे भी ये हो सकता है। तो इसकी रेजिस्टेंस हो सकती है। इसकी रेजिस्टेंस कैसे हो सकती है? इसकी रेजिस्टेंस अब मैं आपको बतानी है। पहले इसकी रेजिस्टेंस एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इसकी डायग्राम। ये ट्राइपेप्टिडाइल कंटेनिंग इंटरमीडिएट है जो सेल वॉल सिंथेसिस में होता है। ये समझ लें एक ईंट है, ईंट यूज होती है किसी बिल्डिंग बनाने के लिए। सही हो गया। अब जो वेंकोमाइसिन है ना, ये इसके साथ आके अटैच हो जाता है और सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है वेंकोमाइसिन। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दें, इसके स्ट्रक्चर में एलानिन की जगह क्या ले आए? लैक्टेट ले आए, या एलानिन को रिमूव कर दें, अब वेंकोमाइसिन इस पे एक्ट कर सकता है। अगर हम ट्राइपेप्टाइड कंटेनिंग इंटरमीडिएट जो सेल वॉल सिंथेसिस में हेल्प करता है उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दें, तो वेंकोमाइसिन अब हेल्प वो इस पे एक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? मुझे बताए। अब वेंकोमाइसिन इस पे एक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो यही होता है, लास्ट एलानिन या तो निकल जाता है या इसकी जगह लैक्टेट आ जाता है। इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, वेंकोमाइसिन से रेजिस्टेंस होगी।
So this is a mechanism to resistance against the vancomycin. Vancomycin की एक और important बात, इसको IV देते हैं, लेकिन इसको ओरली देते हैं इन कोलाइटस यानी क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल के केस में इसको ओरली देते हैं, क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन होती है, इंटेस्टाइन के अंदर की इन्फेक्शन होती है। इसमें हमें ड्रग ब्लड में नहीं चाहिए, इसमें हमें ड्रग इंटेस्टाइन में चाहिए। तो ये वाली ड्रग अगर एब्जॉर्ब नहीं भी होगी हमें मसला नहीं है, हमें ये ड्रग इंटेस्टाइन में चाहिए। तो इस वजह से क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल के केस में विल गिव इट ओरली, अदरवाइज ये ड्रग IV देते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? इन केस ऑफ C डिफिसाइल यू विल गिव दिस ड्रग ओरली। ये पॉइंट क्लियर है सबको? क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल ना इंटेस्टाइन में इंफेक्शन होती है, तो आप इसको इसलिए ओरली देते हो ताकि ये इंटेस्टाइन में जाए। वैसे ये ड्रग का मेन रूट जो होता है वो होता है, कौन सा होता है? IV होता है। चले, इसके साइड इफेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है रेडमैन सिंड्रोम, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ऑटोटॉक्सिसिटी, यूजुअली परमानेंट एडिटिव विद अदर ड्रग, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। अभी ये याद रखने हैं इसके साइड इफेक्ट, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हमने पढ़ने हैं, उसमें आपको इसके साइड इफेक्ट में दोबारा याद करवाऊंगा क्योंकि उसके साइड इफेक्ट भी सेम है। तो अगर आप अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ ये ड्रग दोगे तो साइनर्जिस्टिक साइड इफेक्ट आएंगे और ये साइड इफेक्ट एग्रवेट हो जाएंगे। अभी ये 3 साइड इफेक्ट याद रखें इसके। ये है रेडमैन सिंड्रोम, आपने उसको ड्रग दी, उसकी बॉडी पे ये रेड 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 रैशेस हो गए। ये क्यों होता है? इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है हिस्टामीन रिलीज हो रही है। अगर आप उसको क्विकली ड्रग दे देते हो ना, IV देनी है, और अगर आप IV क्विकली दे देते हो तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? रेडमैन सिंड्रोम हो जाएगा। फिर इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप इसको स्लो इन्फ्यूजन दो, यानी जो ड्रग देनी है 1 घंटा लगेगा उसको देने में, यानी आप IV ड्रिप की फॉर्म में लगा दोगे, स्लो 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 हो जाएगी, तो उसकी वजह से रेडमैन सिंड्रोम नहीं होगा। सही हो गया? ये आप लोगों ने चीज कर लिया। लास्ट डेप्टोमाइसिन, डेप्टोमाइसिन आप लोग पढ़ लेना, अगर कुछ भी नहीं है, ये बस इतनी सी है बुक में लिखी हुई। बाकी बुक में जो अनइम्पोर्टेंट वाली चीजें थी वो मैंने आपको ऐसे, वो जो चीजें बताई हैं मैंने कहा वो पहले वो करनी है, उसके बाद आप लोग ने कुछ और करना है। डेप्टोमाइसिन अगर वर्सा है यानी वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस है, अगर वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस है देन यू विल गिव डेप्टोमाइसिन। सही हो गया? वैंकोमाइसिन की रेजिस्टेंस में फिर आप जाते हो डेप्टोमाइसिन के पास। सही हो गया? पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस है, आप गए वैंकोमाइसिन के पास, वैंकोमाइसिन से रेजिस्टेंस आप गए डेप्टोमाइसिन के पास। So this is all about the first lecture, first chapter of the कीमो। अब मुझे बताएं कि कीमो थी कैसी लगी आप लोगों को? कोई इंटरेस्टिंग लगी कि बस लगा कि ये अब मुश्किल करने लगी है? ये बहुत रट्टा है, नो डाउट ये रट्टा है, लेकिन आप लोगों को ये जब याद हो जाएगी ना देन इट विल बिकम इंटरेस्टिंग, उससे पहले ये मुश्किल है। अब जो मैंने ये स्लाइड्स बनाई है ना, ये आप लोग साथ साथ करें, अगर ये साथ ना की तो ये नहीं याद होगी। यानी अब ANS और CBS में फिर भी आप लोगों के पास गैप था। हाँ, ये स्लाइड्स में मैंने बहुत इंटरेस्टिंग करके चीजें सामने रख दी हैं, ये आप लोग अगर बुक से करेंगे आप लोग वैसी बुक बंद करके फेंक देंगे, क्योंकि आप लोग एक बार पढ़ के देखना बुक से डायरेक्टली विदाउट गोइंग बिफोर रीडिंग स्लाइड्स। इसलिए आप लोगों ने ये चीज करनी है कि इसको अच्छे से करना है, स्लाइड्स को मिनिमम अच्छे से करो, उसके बाद बुक बाद में पढ़ लेना। अगर आपने अभी स्लाइड्स भी ना की ना, आपकी सारी चैप्टर में इसी तरह इंफॉर्मेशन है। इसलिए मैं बता रहा हूँ जो बैक्टीरियल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से SCQ भी ज्यादा आते हैं। जो आगे एंटीवायरल है वो और आगे एंटी कैंसर ड्रग है वो मैंने आपको बताया कि वो सिलेक्टिव करवाएंगे आपको। वो सिलेक्टिव इसलिए करवानी होती है क्योंकि वो इतनी एक्सपेंसिव है, ये तो कुछ भी नहीं है, वो इससे 3 गुना होती है, लेकिन वो करनी नहीं होती क्योंकि वो आती नहीं है, तो वो आप लोग सिलेक्टिव करेंगे स्टिल। बट आप लोगों ने इसको बार बार रिवाइज करना है। कीमो इज ऑल अबाउट द वीगन, इसका वाइवा भी अच्छा खासा होता है, इसका SCQ MCQ पोर्शन भी अच्छा खासा आता है, तो इसको आज कर लेना। ये अगर मेन चीजें कर लेना अच्छी तरह से, अगर ये बहुत अच्छी तरह से कर लें तो आपकी बहुत अच्छी तरह से एक हद तक ये कवर हो जाएगी SCQ MCQ भी। लेकिन फिर उसके बाद बुक, नो डाउट बुक पढ़नी पड़ती है, बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन पहले इसको कर लें, आपका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा आपकी बॉडी में, जो आपके माइंड है ब्रेन में, उसको पता होगा कि भाई चीज क्या है, इसमें मेन चीज क्या है।
फिर उसके बाद आप रीड करके अगर कोई और मेन चीज निकलती है वो निकाल लें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सारी इकट्ठी कर दी है। ये मैंने मिनी कैरजन से बनाई हुई है और मैंने कैप्लान से बनाई है। कैप्लान सिर्फ बुक से नहीं बनाई, उसके लेक्चर से भी जो पॉइंट्स है वो निकाले हुए हैं। ये सारे पॉइंट जो है ड्रग ऑफ चॉइसेस के डायरेक्टली इतने अच्छे नहीं कहीं से मिलते, और इसमें डायग्राम्स है वो डिफरेंट जगह से किया, तो आप लोग ये सारी चीजें लाजमी कर लें। अगेन मैं रिपीट करूंगा, इसको इकट्ठा ना करना वरना आप लोग के लिए मुश्किल होगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द कीमो। सो आई होप आप लोग को एट द एंड अच्छे से याद हो जाएगी, इस पे मेहनत कर लेना। हाँ जी, मैं स्लाइड्स शेयर कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कीमो पे मेहनत कर लें, बाकियों पे फिर भी आप थोड़ा सा गुजारा कर सकते हैं, बाद में समझ आ जाती है, लेकिन इस पे मेहनत टाइम से करें। चलें, अभी स्लाइड्स आप लोगों से शेयर हो जाती हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।